Harshit, how are you? हेलो। हेलो हर्षित, हाउ आर यू? कैसे हो आप? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया बढ़िया सर, आप सुनाओ। एकदम बढ़िया। जॉब कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। ओके। हर्षित, हमने ना आज सर आपको ये अभी इनवाइट ये हमारे हाँ जी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये हमारे साथ कौन कौन से ईयर के ज्वाइन है आज। अभी हमारे पास सेकंड एंड थर्ड ईयर। फाइनल ईयर बिजी है एक्चुअली। फाइनल ईयर अच्छा। की भी है, पूजा है फाइनल ईयर की यहाँ पर अवेलेबल। ठीक थर्ड है, फाइनल ईयर के सेमेस्टर, कुछ बच्चे हैं, बाकी सेकंड और थर्ड ईयर के मैक्सिमम है। थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन सेम। ओके। हर्षित, बेसिकली हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमारे बच्चे ना जॉब्स को या प्लेसमेंट ड्राइव्स को थोड़ा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो उसके लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप अपनी जर्नी शेयर करनी है, साथ में बताना है कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब जो हाँ एफर्ट्स जी। हैं कॉलेज की तरफ से या बच्चों की जो एफर्ट्स होनी चाहिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है जॉब को क्रैक करने के लिए। जैसे अभी टीसीएस एनक्यूटी का वो टेस्ट आया हुआ है, लेकिन अभी भी सभी बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया है। तो दिस सेंस ऑफ मोटिवेशन नहीं है, ये प्रॉब्लम है जो मुझे फेस करनी पड़ रही है। उसके लिए मैं आपकी सपोर्ट चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। कैरी ऑन। तो हेलो, मेरा नाम हर्षित है। I'll और introduce Harshit. I'll introduce. ओके ओके ओके। Yeah, good morning, everyone. Good morning, Sanjay sir, Anki sir, all the faculty members, and all the students. Thank you for joining in here. Today we have with us Mr. Harshit. He has been our cherished student during his graduation days. He has been very disciplined during his graduation, and today he is working with TCS Limited as a assistant system engineer. And students, I hope whatever advice Harshit is gonna give to all of you, it will be very helpful for all of you for taking your first steps in the upcoming working world. So Harshit, the session you can take onwards the session from here onwards, and see if the presentation rights are there with you and all those things. ओके ओके सर। Yeah, thank थैंक you. यू सर। थैंक यू सर। हाँ, सो सबसे पहले मैं अपने बारे में, मतलब अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ सब कुछ। तो सबसे पहले तो हमारे कॉलेज वालों को मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमारे लिए अच्छे से इंटर्नशिप्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए। और जो सबसे पहले इंटर्नशिप मैंने करी थी वो फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में करी थी आई थिंक। और तब उस टाइम पे हमारे कॉलेज में एक कंपनी आई थी, आयरन नेटवर्क नाम की। तो उस टाइम, उससे पहले भी मैं काफ़ी जगह मतलब ट्राई कर रहा था, ऑफ कैंपस भी। तो ऑन कैंपस आई, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में जाकर वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग करी है, वो एक स्टार्टअप कंपनी थी। तो सबसे पहले मैं एक एक ये डिफरेंस आपको बताना चाहूँगा कि एक स्टार्टअप कंपनी और एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है, उसमें अगर आप कहीं चूज़ करनी पड़े कभी भी आपको, तो अगर तो आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो, तो मैं यही गाइड करूंगा कि अगर आपको इंटर्नशिप्स वगैरह जो है वो आप एक स्टार्टअप से शुरू करें। कि स्टार्टअप में क्या होता है कि एक छोटा सा ग्रुप होता है पीपल। मतलब आप लगा लो कि 10 से 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं। तो उसमें आपके पास, आप पे बर्डन नो डाउट ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। पर वो प्रेशर आपको हैंडल करने की आदत जब हो जाएगी, तो आप ज़्यादा काम कम टाइम में कर पाओगे। और आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है स्टार्टअप्स में। वो मतलब आपको सारा वहाँ पर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या होता है कि आपको हर एक पर्टिकुलर काम के लिए कोई ना कोई उन्होंने रखा होता है। लेकिन जो स्टार्टअप होता है उसमें आप ज्वाइन तो एज एन इंजीनियर करोगे, जैसे कोई भी पर्टिकुलर जॉब रोल पे। लेकिन कि आपने कोई एंड्रॉयड डेवलपर है या फिर कोई वेबसाइट डेवलपर है, पर आपको उसके अलावा भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जो आपकी मतलब एक मोमेंटम बना देता है आपके अंदर कि आप फिर कभी भी घबराते नहीं हो बाहर जाने से, किसी भी दोबारा इंटरव्यू देने से। क्योंकि इंटर्नशिप आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके कैरियर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि आप जितनी अच्छे से आप इंटर्नशिप करोगे, जितना अच्छे से आप उसमें मेहनत करोगे, आगे जाके आपको फिर उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी।
क्योंकि ये इसमें एक ऐसा ही हमारे कंप्यूटर साइंस में यही रूल है कि आप एक बार ही आपने अच्छे से डाटा स्ट्रक्चर्स या एक बार ही आपने अच्छे से बेसिक्स को अपने मास्टर कर लिया, तो उसके बाद आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, वो बेसिक्स ही यूज़ होंगे आप। वो बेसिक्स कोई आपको इधर मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगा के आपको यूज़ करना। तो सबसे पहले मैंने इंटर्नशिप करी मोहाली में, आयरन नेटवर्क में। तो वहाँ पर अब सब आप सब भी यही सोच रहे हो कि अ, ये इंटर्नशिप के लिए कि हम अप्लाई कैसे करें या कॉलेज में आएगी। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे अब अभी सर जैसे कह रहे थे कि अ, अभी भी टेस्ट निकला हुआ है टीसीएस का कि बहुत सारों ने अप्लाई नहीं किया। तो ये एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बिल्कुल ही ये मत हो जाओ कि कॉलेज ही मतलब हम प्लेसमेंट्स लेके आएंगे और हम वही बस ट्राई करेंगे। आप कॉलेज में तो नो डाउट प्लेसमेंट आएंगे, पर आप खुद भी ट्राई करो, खुद भी जहाँ से ज़्यादा आप ट्राई करो, तो आपके लिए अच्छा होगा। आपको एक मतलब अभी आपके पास मौका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए बहुत सारी जॉब होती है और फ्रेशर्स को वही नॉर्मल सेट ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। उसमें कोई ऐसा हाई टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वो बेसिक्स ही पूछेंगे, डाटा स्ट्रक्चर्स ही पूछेंगे, आपका एप्टीट्यूड चेक करेंगे। क्योंकि उनको भी पता है कि आपने कभी कंपनी में काम नहीं करा, आपको नहीं पता किस तरह कंपनी चलती है, तो वो बेसिक क्वेश्चंस ही पूछेंगे आपसे। तो इसलिए आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज देते जाओगे, आप अपने आप को अच्छा करते जाओगे। तो आप ट्राई करो कि आप ऑन कैंपस तो इंटरव्यूज दो ही सारे, ऑफ कैंपस भी आप ट्राई करो कि ज़्यादा ज़्यादा अप्लाई करने के लिए। अब तो वैसे ही रिमोट हो चुका है सब कुछ, तो रिमोट में आपके इंटरव्यूज हो जाएंगे, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। पहले तो हमारे टाइम में ये होता था कि अभी कहीं पुणे में इंटरव्यू है या मुंबई में इंटरव्यू है, तो वो अलाउ नहीं करते थे आपको ऑनलाइन। और अब रिमोट के कारण आपके पास वो भी एडवांटेज है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्डइन पर जाओ, आप जितने भी आपको कंपनीज के नेम पता है, सबसे पहले उन सब के एचआर्स के नेम वहाँ पे सर्च करो और उनको एक छोटा सा उनकी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे उनको छोटा सा मेल डाल दो कि दिस इज माय स्पेसिफिकेशंस ऑल एंड मैं आपकी कंपनी के लिए कोई भी अगर यूजफुल एसेट की तरह आ सकता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे को रिप्लाई। यही चीज़ थी जो मैंने करी थी अपने टाइम पे कि मैंने जितने भी कंपनीज थी मुझे पता थी, कई कंपनीज मुझे नहीं पता थी, तो मैं गूगल से मतलब जो कंप्यूटर साइंस बेस्ड कंपनीज हैं आप लिख दोगे तो वो लिस्ट आ जाएगी। तो वो सारी कंपनीज की लिस्ट में आप देख लो उनके एचआर के नेम, उनको एक मतलब एक टेम्पलेट टाइप बना लो। आप एक बार एक ईमेल लिख लो कि मैं ऐसे मेरा अपना रिज्यूम उसमें ज्वाइन कर दो कि मैंने यहाँ से करी है, मेरा ये अगर आप जैसे कोई फाइनल ईयर का है तो उसने कहीं इंटर्नशिप करी है, अगर आपने करी है तो बहुत अच्छी बात है, आप जरूर उसे मेंशन करें। और जरूरी नहीं है कि इंटर्नशिप आपकी ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आपने मान लो कि किसी और चीज में इंटर्नशिप करी है, किसी और चीज में आपने काम करा, आपकी खुद की शॉप ही है चाहे, आप वो भी एक ऐसे ट्रेनिंग की तरह मेंशन कर सकते हो, क्योंकि वो आपको क्या दिखाएगा कि आप में मैनेजमेंट स्किल्स हैं, या आपने मैनेज कर रही थी अपनी चाहे अपनी शॉप ही है कोई, तो आप दूसरे से एक अलग हो जाओगे कि उसने तो कुछ भी नहीं करा, आपने फिर भी एक कहीं ना कहीं मैनेज करी है, चाहे वो आपकी खुद की शॉप है या कहीं कुछ नहीं। आप वो भी मेंशन जरूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें मतलब आपने करी हैं वो सारी आप मेंशन जरूर करो जब आप उनको टेम्पलेट भेजो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको मेल भेजो, मेल भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत सोचो कि कोई वो रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप खुद देखो कि वो इतने बिजी होते हैं, उनको इतने मैसेज आते हैं लिंक्डइन में, वो उनका मैसेज आपका तो उन तक पहुंचता भी नहीं। तो वही चीज है कि आप ज्यादा ज्यादा उनको मेल करो जब उनके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे तो वो आप एक जब मेल करोगे ना, मेल करने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट लाइन होती है ना, सब्जेक्ट लाइन उनको जरूर विजिबल, मेल तो उनको खोल के पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट लाइन उनको विजिबल होती है। तो सब्जेक्ट लाइन पे आप ट्राई करो कि वहां पर आप लिख दो कि रिक्वायर मतलब फुल स्टैक डेवलपर, रिक्वायरमेंट ऑफ फुल स्टैक डेवलपर, या ऐसा कुछ लिख दो, रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन लर्निंग इंजीनियर, रिक्वायरमेंट ऑफ अ बैक एंड डेवलपर। ये आप चीज मेंशन सब्जेक्ट लाइन में कर दोगे, तो जब वो कल को उनको जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, वो मेल सारी खोल के नहीं देखते, वो एक सर्च नॉर्मल जो कीवर्ड है उस पर सर्च वो चला देंगे, ये बैक एंड डेवलपर सर्च कर लेंगे अपनी मेल्स में, उनको जो मेल्स आ जाएंगी ये बच्चे हैं इन्होंने अप्लाई किया है बैक एंड के लिए, ये बच्चे हैं इन्होंने अप्लाई किया है
उसके लिए, फिर वो उनमें से ओपन करके शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो ये तो स्टेप आप सब करेंगे। आपने चाहे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, चाहे आपने फाइनल ईयर जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप ये स्टेप करोगे। तो उसके बाद अब ये मेरी इंटर्नशिप की बात होगी, तो मैंने इंटर्नशिप वहाँ पे करी। उसके बाद इंटर्नशिप के बाद मेरे एग्जाम्स हुए कॉलेज में। फिर उसके बाद हमारे रोजी मैम है, हमारे क्लास टीचर थी, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे टीसीएस का एक टेस्ट भी निकला है, एनक्यूटी। हमने सबने रजिस्टर कर लिया उस टेस्ट के लिए। उसके बाद उसका इंटरव्यूज हुए कुछ 3 से 4 इंटरव्यूज हुए थे उसके टेस्ट के, और कोई ऐसे मुश्किल चीज कोई नहीं पूछते, सिंपल बेसिक चीज वो, मतलब आप जो भी चीज अपने रिज्यूम में मेंशन करोगे, आप सबसे पहले ये ध्यान दो कि आप क्या रिज्यूम में मेंशन कर रहे हो। जब भी आप कभी किसी इंटरव्यू को देने जाओगे, आप सबसे पहला इंटरव्यू दोगे, आपको उसी में ही आधी से ज्यादा चीजें पता लग जाएंगी कि उसने किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे थे, जो इंटरव्यूअर था, क्या बेसिस पे उसके दिमाग में क्वेश्चन आए। तो वो जैसे ही आप उसको जाते हो, आप जाके आप अपना नाम बताते हो और आप अपना रिज्यूम वगैरह दे देते हो। वो रिज्यूम पढ़ते ही, हेलो, हाँ विजिबल हूँ मैं अब? Yes, yes, yes. हाँ, तो जैसे ही आप क्या बोला था मैं? हाँ, Resume जब you जब have. हाँ रिज्यूम, जब भी आप जाके इंटरव्यू लेते हो, तो इंटरव्यू लेने के टाइम, जब इंटरव्यू देने के टाइम पे आप उसको इंटरव्यूअर को रिज्यूम अपना देते हो, तो वो ऑन द स्पॉट ही आपसे वो रिज्यूम के अकॉर्डिंगली उसके दिमाग में जो भी एकदम से फ्लैश होता है कि हाँ, ये आपने लिखा है कि मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, मैंने जावा पढ़ी है, या मैंने ये वेबसाइट HTML CSS मेरी अच्छी है, मैं डिजाइनिंग में अच्छा हूँ, या मैं किसी भी चीज में हूँ। तो अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमने कौन सी टेक्नोलॉजी करनी चाहिए, मैं अभी उस पर भी आता हूँ। तो सबसे पहले ये चीज है कि आप अपने रिज्यूम में वो चीज मेंशन करें जिसमें आप सबसे ज्यादा अच्छे हो। आप अगर 10 चीजें मेंशन कर रहे हो, उसमें से आपको एक आती है, 10 चीजें मेंशन करने से आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको जॉब मिलेगी आपको जो सी चीज अच्छी आती है, चाहे वो एक ही चीज आती है, चाहे आपको सिर्फ HTML CSS ही अगर अच्छे से आता हो ना। HTML CSS बहुत से यहाँ पे होंगे बच्चे जो ये सोच रहे होंगे कि HTML CSS में क्या है, और अगर HTML CSS में भी आपको पता सर्टिफिकेशन होती है, तो अकेले CSS की अगर आपको अच्छी नॉलेज है, और CSS की अच्छी नॉलेज मतलब आपको पूरी तरह उसे यूज करना आता है, आपको की बाइंडिंग्स वगैरह भी सब पता है, आपको एनिमेशंस भी पता है। आप अगर सर्च करोगे ना एनिमेशंस, CSS एनिमेशंस, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तो आप उस पर देखना जाके कि वो कितनी हाई लेवल की CSS होती है। तो CSS डेवलपर की बहुत डिमांड होती है, क्योंकि डिजाइनर्स बहुत कम होते हैं। और ये जो बेसिक छोटा मोटा है HTML CSS करना इज ओके, बट प्रोफेशनल भी एक उसमें काम है। तो आप किसी भी चीज को पकड़ लो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज जो आपको पता है, जो आपके नॉलेज में है कि वो चल रही है, या मतलब आपने पढ़ी है, अगर आप उसको मास्टर कर लेते हो, तो आपको, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी इंटरव्यू। क्योंकि एट द एंड आप जब रिज्यूम में मेंशन करोगे, मान लो आपने जावा पढ़ी है, आपने .NET पढ़ी है, आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, तो आप जब रिज्यूम में वो चीज़ मेंशन करोगे, तो इंटरव्यूअर आपको एक ही चीज़ पूछेगा कि ये आप, जैसे उसने वो पढ़ेगा कि जावा, तो वो जावा के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। अब आपने अगर वो चीज़ मास्टर करी होगी, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि आप उसको क्लियर ना कर पाओ। अब ये होता है कि वो भी एक लिमिट होती है उसकी भी क्वेश्चन आंसर करने की। वो आपसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो 1 साल या 2 साल एक्सपीरियंस किसी बंदे से पूछना चाहिए। वो आपसे फ्रेशर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछेगा कि आपको बेसिक कनेक्टिविटी आती है, कनेक्टिविटी क्यों करती हैं ऐसे, या आपने कोई प्रोजेक्ट्स करे हैं। अब ये सारी करके जब लैंग्वेजेस के बाद क्वेश्चन आपके आता है कि आपने क्या, आपके एक्सपीरियंस है, कोई आपने इंटर्नशिप्स करी है पहले, या फिर आपने कभी कोई अपने कॉलेज में, आपके कई बार क्लब्स बनते हैं, कोडिंग क्लब्स, तो उसमें कई बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें भी कई अच्छी जगह जाते हैं। वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हो, वो आप कह सकते हो तब। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि आपने प्रोजेक्ट्स करे होते हैं, कई प्रोजेक्ट फाइनल ईयर में तो करोगे ही, उससे पहले भी कई बच्चे होते हैं जो प्रोजेक्ट करने में, मतलब उनको शौक होता है कि मैं कुछ बनाऊं। तो आप ट्राई करो कि आप ना
ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते रहो जो आप दिखा पाओ अपने इंटरव्यूअर के पास जाके, और ट्राई करो कि उसे ऑनलाइन ही होस्ट कर दो। ऑनलाइन होस्ट करने के लिए आपको मतलब काफ़ी आपको होस्टिंग मिल जाएंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मतलब आपको चार्जेस नहीं लगेंगे कुछ भी। तो आप ट्राई करो कि आप कोई भी वेबसाइट अगर बना रहे हो या कुछ कर रहे हो ऐसा, तो अगर तो आप एज अ मतलब फुल स्टैक डेवलपर या फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर आप जाना चाहते हो, तो आप अपनी वेबसाइट एक छोटी सी बनाकर उसको होस्ट कर दो ऑनलाइन। आप उसको हेरुकू क्लाउड होता है, क्लाउड अगर आपको क्लाउड में इंटरेस्ट है तो हेरुकू क्लाउड अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो हेरुकू क्लाउड में आप अपना सर्वर और अपना फ्रंट एंड जो मतलब आपका डिज़ाइन है और सर्वर है, वो सारा अच्छे से क्लियर कर सकते हो, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना। ये सारी अभी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये मैं आपको अभी दिखा के थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, इसमें क्या डिफ्रेंशिएशन होती हैं, कि कैसे जॉब टाइटल को मतलब किया जाता है कि ये पर्टिकुलर जॉब में ये चीज़ें होंगी, वो सब मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब तो फिर वो टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन का तो यही आंसर है कि आप बेस्ट टेक्नोलॉजी वो है जो आपको समझ आती है, जो आपको आपका दिल करता है करने को, उसमें काम। आप बोर नहीं होने चाहिए उस टेक्नोलॉजी में। कोई आप कहे कि मैं इस टेक्नोलॉजी में ये काम करना है या वो काम करना है, आप बोर नहीं होने चाहिए। अगर आप बोर हो रहे हो किसी टेक्नोलॉजी में तो वो आपके लिए अच्छी है, क्योंकि एट द एंड आप अगर जाओगे कंपनी में तो वहां पर आपको उन्होंने वो हर टेक्नोलॉजी के बेस पे कोई ना कोई कंपनी खुली हुई है, कोई ना कोई कंपनी है ही। अगर कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में है कई सालों से है तो वो आपको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई जॉब उसके अकॉर्डिंग मिल ही जाएगी। ये नहीं है ये कि जावा बेस्ट है या पाइथन बेस्ट है। बेस्ट वो है जो आपके लिए सबसे अच्छी है, जो आपको सबसे अच्छी लगती है। आप ये देख के मत करो कि उसमें जॉब्स ज़्यादा हैं, उसमें ये ज़्यादा है। जॉब आप खुद ही क्रिएट कर दोगे। अगर आप कोई एक लैंग्वेज अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज सिर्फ 15 दिन में सीख सकते हो, क्योंकि आपको जो सारे मेनली कंसेप्ट जो समझने वाली चीज़ें हैं वो आपको एक लैंग्वेज से मास्टर हो जाएगी। जैसे एक आप मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक बच्चा है वो बोलना ही सीख रहा है, अभी उसको बोलना उसने सीखा धीरे 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 धीरे। उसके बाद जब वो पढ़ने जाता है तो वो एबीसीडी सीखता है, सारा वो सेंटेंसेस बनाने सीख लेता है। अब वो लैंग्वेज उसने सीख ली। अब अगर उसको नई लैंग्वेज सीखनी है तो उसको सब पता होगा कि मैंने ऐसे इस तरीके से पहले लैंग्वेज सीखी थी, उसमें क्या रूल्स होते हैं। अब आपको अगर मान लो फ्रेंच सीखनी है या स्पेनिश सीखनी है तो आप सबसे पहले तो यही करोगे ना कि उसमें एबीसीडी कैसे लिखते हैं, उसमें वर्ड्स क्या वर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स की ये बॉय को क्या कहते हैं, गर्ल को क्या कहते हैं। तो आपके पास अब रेफरेंस है, आपके दिमाग में अब आइडियाज हैं कि मुझे ये पता करना है कि ये कैसे कहते हैं, मुझे ये पता करना है ये कैसे कहते हैं। तो अगर आपको कोई कहे कि आप ये सेंटेंस है इंग्लिश का, इसे आप स्पेनिश में कन्वर्ट करके दे दो, तो आपको कोई मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा, आप गूगल से ही आप ट्रांसलेट करके दे दोगे। पर वो ट्रांसलेट करने के लिए भी आपको इंग्लिश आनी पहले ज़रूरी है ना, या आप इंग्लिश से ही उसको ट्रांसलेट करोगे ना। वो अगर आपको इंग्लिश में समझ ही नहीं आ रहा, और कई बार ऐसे होता है कि ट्रांसलेट वो परफेक्ट ही नहीं कर पाए, तो आपको उसके लिए थोड़े थोड़े स्पेनिश के वर्ड जो वो देगा ट्रांसलेट करके वो भी आपको सर्च करने पड़ेंगे। तो वही सिमिलरली हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेज है कि आपको पाइथन आती है, आपको जावा आती है, या आपको सी प्लस प्लस आती है, आपने उसमें काम कर रखा है, आपको पता है किस तरीके से सारी चलती हैं, हैश मैप कैसे चलता है, लिंक्डइन कैसे चलती है, लिंक्ड लिस्ट सब आपको सब पता है, उस आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हैं अच्छे तरीके से। तो आपको अगर कोई कहता है कि मुझे पाइथन में नहीं, मुझे ये चीज़ जावास्क्रिप्ट में चाहिए, तो आपको मुझे नहीं लगता टाइम लगेगा, आप सीधा जाके सर्च करोगे कि जावास्क्रिप्ट में क्या सिंटैक्स है उसका लिखने का, तो आप सिंटैक्स देखोगे उस हिसाब से आप वहाँ पे बना दोगे वो लॉजिक, मेन आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो। अब और जो बच्चे यहाँ पे नए हैं मैं उनके लिए भी एक ये चीज़ कहना चाहूँगा। अब जो तो आप में से मतलब जिन्होंने लैंग्वेजेस में काम कर लिया है, जिन लोगों ने लैंग्वेज पे काम कर लिया है, वो तो अब मैं नहीं करूँगा आपको कहूँगा कि आप चेंज करो किसी लैंग्वेज में। पर अगर आप अभी नए हो और अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप ये लैंग्वेजेस को एक बार पढ़ ज़रूर लें, उनका मतलब बेसिक सिंटैक्स ही आप ज़रूर पढ़ लें। क्योंकि अब आप देखते हो कि जो जावा है, सी प्लस प्लस है, डॉट नेट है, ये लैंग्वेजेस बहुत पुरानी है और ये
इनकी जॉब्स कभी खत्म नहीं होने वाली और ये हमेशा ही जो है लैंग्वेजेस चलती रहे, इनमें काम आता है। अब एक चीज जो है आपको स्टैंड आउट करने में जो चीज हेल्प कर सकती है, जो फ्रेशर्स हैं मैं उनके लिए, कि आप जो है ये एक सर्वे है, स्टैक ओवरफ्लो, आई थिंक पता होगा सबको। ये स्टैक ओवरफ्लो एक वेबसाइट है जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी, जैसे आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है कोड में, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या आप कोई कोडिंग कर रहे हो किसी पर्टिकुलर फॉर्म, कुछ भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही है तो वो चीज़ को समझने के लिए आप स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर सर्च कर सकते हो। स्टैक ओवरफ्लो पे आप पर्टिकुलर टैग्स के साथ सर्च कर सकते हो। ये जैसे ये अब मैं जावास्क्रिप्ट पे आ जाऊंगा तो ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें सर्च ही करना है। ऐसे भी हो सकता है कि आप कभी आपके पास है कि मुझे कुछ नॉलेज लेनी है ज़्यादा, तो आप इसके वैसे क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो ये मतलब वैसी प्रॉब्लम्स होंगी जो एक तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में आगे जाके हेल्प करेंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे कि ये क्या कह रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो अपने में, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर दो। तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो जैसे जैसे आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे आपकी एक रेपुटेशन बनती है कम्युनिटी में। तो कल को आप जब जॉब्स में अप्लाई करते हो तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि देखो मैं कितने ज़्यादा मैं कितने ज़्यादा आंसर करता हूँ क्वेश्चंस, आप मेरा रेपुटेशन देखो, सारे एक्सेप्टेड आंसर्स हैं मेरे। तो ये चीज़ भी सब कर सकते हो। इसमें भी कई क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बाउंटीज देते हैं, मतलब कि ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, कि वो कहते हैं कि आप ज़्यादा पॉइंट्स ले लो पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, कोई हेल्प कर दो। तो यहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी बनी हुई है डेवलपर्स की, जो सारे हाई एंड डेवलपर्स हैं पूरे, मतलब आपको जिन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई है या जिन्होंने नोड जेएस बनाई है, ऐसे ऐसे डेवलपर हैं या उनमें एक्टिव डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सब हैं। तो आप स्टैक ओवरफ्लो तो आप फॉलो करो ही करो, ये तो आप वेबसाइट बिल्कुल बुक मार्क करके रखो, ये आपके बहुत काम आएगी। यहाँ पर आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ही जाओगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछने से पहले आप उसको सर्च कर लो। बहुत बारी होगा कि अभी आप जैसे नए हो तो आप, आई डोंट थिंक आप इतने ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछता होगा यहाँ पे, तो जो आप क्वेश्चन टाइप भी करोगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि पहले से ही बहुत लोगों ने को वो सेम प्रॉब्लम आ चुकी है और वो उसको सॉल्व कर चुके। ये स्टैक ओवरफ्लो का बात हुई। अब ये स्टैक ओवरफ्लो में सारे जो हाई एंड डेवलपर्स हैं वो हर साल एक सर्वे लेते हैं कि इस साल हमने कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं उसमें काम किया, सबसे ज़्यादा लोगों ने किस लैंग्वेज में काम किया, कौन सी विंडोज़ में काम किया, कौन से डाटाबेस में काम किया। तो ये सारा उस सर्वे की रिजल्ट्स है। तो अगर आप इसमें देखोगे ना तो ये, अगर आप इसमें देखोगे ये देखिए, ये है सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस जिनमें काम किया गया। जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, एसक्यूएल, पाइथन, जावा, बैश, सी, गोलैंग। अब इसमें कई लैंग्वेजेज आप देखोगे वो नई है। गोलैंग हो गई, आपकी कॉटलिन हो गई, आपकी टाइपस्क्रिप्ट हो गई, ये अभी अभी लैंग्वेजेज आई हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप ये चीज़ें ज़रूर पढ़ो। गोलैंग गोलैंग तो आप ज़रूर पढ़ो। गोलैंग सबसे आपको इजीली आपको यहाँ पर सिर्फ golang.org पे जाना है, यहाँ पर ये पूरा आपको सारा, ये डॉक्यूमेंट्स पे जाकर upload हो जाए। अब वो कहीं से सीखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ही वो सब आपको सिखाता है। जैसे आप नेक्स्ट करते जाओगे वो आगे से आगे, ये आगे से आगे आपको बताता जाएगा। तो पूरी गोलैंग आप आई थिंक 15 दिन में आप सारी बेसिक उसके साथ सिंटैक्स है वो सीख सकते हो। और गोलैंग जो है ये लैंग्वेज क्या है, ये लैंग्वेज अभी रिसेंटली 2009 में ही जो है पब्लिक हुई थी। ये लैंग्वेज बनी है एक तरीके से आप कह सकते हो मॉडर्न सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस जिन्होंने करी होगी उनको तो देखते ही लगेगा कि ये तो सी प्लस प्लस जैसी है। ये क्या, ये गूगल ने
उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि जो सी प्लस प्लस जावा ये जो लैंग्वेजेस हैं ये पुरानी लैंग्वेजेस हैं, ये बहुत पहले बनी थी। उस टाइम पे जो कंप्यूटर होता था वो एक ही प्रोसेसर के साथ, पर 2004 के करीब जो इंटेल है उसने ड्यूल कोर प्रोसेसर निकाला था, तो उसमें 2 प्रोसेसर थे। जैसे जैसे अब क्वाड कोर आ गया, अब तो वो ज़्यादा ज़्यादा प्रोसेसर आने लग गए हैं अब कंप्यूटर में। तो जो हमारी लैंग्वेजेस ये बनी थी, सी प्लस प्लस जावा, जो लैंग्वेजेस बनी थी वो बनी थी सिंगल कोर पे, उसके अकॉर्डिंगली। पर अब तो गूगल को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अब हम कैसे काम करें, क्योंकि उनके बहुत सारे सर्वर्स हैं और वो मल्टीपल कोर्स में ही चलते, तो उन्होंने एक लैंग्वेज बनवाई अपने ही, मतलब अंदर कंपनी में एक लैंग्वेज उन्होंने बनवाई, उसको वो गोलैंग लैंग्वेज थी। तो अब जहाँ जहाँ पर वो सी प्लस प्लस या जावा यूज करते हैं, जहाँ पर उनको प्रॉब्लम आती है मल्टीपल प्रोसेसर्स की, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैंडलिंग करनी है या बहुत सारा ट्रैफिक हैंडल करना है, तो वहां पर वो गोलैंग यूज करते हैं। जितने भी आप सर्वर्स देखोगे गूगल के, वो सब गोलैंग पे ही चलते हैं। तो गोलैंग एक, मतलब एक नई ऐसी लैंग्वेज आई है जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक हैंडल करने की, जैसे अब आपने फ्लिपकार्ट बनानी है, आपने अमेजोन टाइप कोई लैंग्वेज पूरी वेबसाइट बनानी है, तो उस वेबसाइट में गोलैंग का यूज जरूर है। तो आप, मैं तो ये कहूंगा कि चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो, आप गोलैंग एक बार पढ़ो जरूर। आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेटिवली न्यू लैंग्वेज है, इसमें कोई आपको एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। तो ऐसी लैंग्वेज करना जिसमें कंपटीशन कम हो, वो ज़्यादा आपको जल्दी आपको एक अच्छा पैकेज देगा, क्योंकि वो तो लैंग्वेजेस सब कर ही रहे हैं, सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट, वो तो सब कर ही रहे हैं। वो आप भी करो, आपका जो सिलेबस है आप करो, उसको फॉलो करो, आपको जो अच्छी लगती है वो करो। बट एक कोई भी रिलेटिवली न्यू लैंग्वेज जैसे गो है, ये गूगल की, ये बेसिकली है आपकी मल्टीपल प्रोसेसर्स के लिए। जब है इसमें पूरी वेबसाइट बन जाती है आपकी, जैसे आप पूरी नोड जेएस जावास्क्रिप्ट में पूरी वेबसाइट बना सकते हो, अकेली गोलैंग में आप पूरी वेबसाइट बना सकते हो, आपको कुछ रिक्वायर्ड नहीं। वैसे ही एक लैंग्वेज है मोबाइल डेवलपमेंट, ओके, तो ये फ्लटर है। और ये जो लैंग्वेज में बता रहे हैं कि बहुत इजी है सीखनी, स्टार्टिंग मतलब जितना बेसिक्स आप बनाने लग जाओ कुछ, वो आपके लिए बहुत इजीली आपको समझ। अब ये फ्लटर है, इसका कोड बहुत आसान से है। आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको पहले पूरी जावा का सारा सीखना पड़ता है, फिर उसके बाद सब आपको प्रॉपर उसके वो सिंटैक्स का ध्यान रखना पड़ता है कि एंड्रॉयड के लिए, एंड्रॉयड में ये एक्सएमएल यूज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली कैसे चलना है। तो वो सब करने के लिए और ये गूगल ने एक अप्रोच निकाली कि अब जैसे आजकल क्या होता है कि हम जो ऐप, हमारी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा ऐप भी बने, हमारी वेबसाइट भी बने, और जो हमारा ऐप बने वो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों पर। तो अब एक ही चीज के लिए हम मल्टीपल अलग अलग वेब चीजें कर रहे हैं, मतलब एक हमारे बिजनेस के लिए हम अलग अलग वेबसाइट बना रहे हैं अलग, तो उसके अलग हम हमारा टाइम लगेगा, या हम किसी से बनवाएंगे तो चार्जेस लगेंगे, या हम वेबसाइट बनवा रहे हैं, या फिर हम मोबाइल ऐप बनवा रहे हैं तो एंड्रॉयड का अलग बनेगा, आईओएस का अलग बनेगा। नो डाउट कि एंड्रॉयड आईओएस और वेब का वो काम कोई इससे खत्म नहीं हो गया, वो काम तो चलेगा ही, क्योंकि वो उस लेवल का आपको फ्रीडम नहीं मिलती है कि आप एक चीज पूरी अपने हिसाब से ही कर रहे हो। पर अगर आपका एक छोटा सा बिजनेस है, आप अपने खुद का ही आप स्टार्टअप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपके पास नहीं है इतने ज्यादा, आपके पास फंड्स नहीं अवेलेबल, आप कहते हो कि मेरे को इतनी ज्यादा चाहिए ही नहीं फ्रीडम, मैं तो ठीक है जितना ये अलाउ करता है मैं ठीक हूँ उसमें, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें डायरेक्टली फ्लटर में जाके सारी आप एंड्रॉयड ऐप एक कोडिंग करनी है आपने सिर्फ फ्लटर से। और ये फ्लटर का जो कोड है ये इंटरनली डार्ट को यूज करता है, जो डार्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है जावास्क्रिप्ट, कुछ भी फर्क नहीं, बिल्कुल सेम है डार्ट और जावास्क्रिप्ट। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको डार्ट समझ आ जाएगी, और डार्ट जैसे ही आपको समझ आएगी वो डार्ट इसमें यूज करें, मतलब फ्लटर आपका एक फ्रेमवर्क है, मतलब कि एक तरीके से डार्ट आपकी लैंग्वेज है, वो डार्ट लैंग्वेज इसमें यूज होकर इसमें कई चीजें वो डार्ट लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने बनाई हुई, कई उन्होंने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, उस प्रोग्राम उन प्रोग्राम्स को आप यूज कर सकते हो अपने कोड में, और आप अपने हिसाब से भी नए प्रोग्राम्स लिख सकते हो। तो ये सारा आ गया फ्लटर का।
तो आपने एक कोड लिखना है, वो सेम कोड आपका जो है मोबाइल पे भी चलेगा, एंड्रॉयड पे भी चलेगा, आईओएस पे भी चलेगा, और वेबसाइट भी उसी कोड से बनेगी। आपको सिर्फ एक कोड लिखना। तो ये भी रिलेटिवली न्यू लैंग्वेज है। अब रिलेटिवली न्यू मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको करने को कि जब आप अप्लाई करते हो ना, कई बार आपने देखा होगा कि लिंक्डइन पे आप अप्लाई कर रहे हो जावा की उसके लिए जॉब के लिए या C++ की जॉब के लिए, तो वहां पर वो कहते हैं कि 2 years एक्सपीरियंस नीडेड, 3 years एक्सपीरियंस नीडेड। तो आप उस पे अप्लाई करने के बाद आप कहते हो कि मैं तो जब भी फाइंड कर रहा हूँ जावा के उस पे 2-3 साल का एक्सपीरियंस ही मांग रहे हैं, 1-2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मेरे को कोई फ्रेशर वाली मिल ही नहीं रही है अच्छी। तो अगर आप ये आपको आती है फ्लटर या फिर आपको वो आती है गोलैंग, तो जो कंपनियां इनमें फ्लटर या गोलैंग में काम कर रही होंगी वो साथ ही साथ जावा और C++ भी यूज कर ही रही होंगी कहीं। तो आप मैं फिर आपको एक फाइंड करने में आसानी होगी कि आप ये थोड़ी सी पढ़ के, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस नहीं मांगेंगे ज्यादा से ज्यादा, कोई 6 महीने या 1 साल का कोई एक्सपीरियंस मांग लेगा, वो भी कोई बहुत बढ़िया कंपनी जो मतलब बहुत ही हाई एंड आपको पैकेज दे रही है वो मांग लेगी आपसे। क्योंकि गोलैंग को आए इतने साल नहीं हुए या फ्लटर को आए इतने साल नहीं हुए, इनमें आप कुछ भी बनाओगे आपको न्यू है, आपके लिए सब कुछ वो कंपनीज के लिए ही न्यू है। तो आप अभी फ्लटर या गोलैंग की अभी जॉब सर्च करोगे ना, तो इतनी डिमांड है कि आपको अभी इंटर्नशिप मिल जाएगी बड़ी आसानी से। आप मैं कह रहा हूँ आप 2 से 3 महीने गोलैंग या फ्लटर जो भी आपको पसंद है, तो फ्लटर तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगी, आपको एक 1-1.5 महीने में आपको समझ आ जाएगी। इसमें यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे फ्लटर के बहुत ट्यूटोरियल हैं, बहुत, और हिंदी में अवेलेबल है। आप वो ऐप्स बनाओ, आप ऐप बनाने लग जाओगे तो आप उसको इंटरव्यू में प्रेजेंट भी कर सकते हो कि मैंने ऐप्स बनाई हैं। वो सब आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाकर, क्योंकि अब ये जैसे जैसे आपको नई टेक्नोलॉजी आएगी तो आपका एक्सपीरियंस भी नई टेक्नोलॉजीज में ही होगा, और नई टेक्नोलॉजीज का एक्सपीरियंस तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं ये आपको सजेस्ट जरूर करूंगा कि एक कोई भी नई टेक्नोलॉजी साथ में जरूर पढ़ो, चाहे उसको मास्टर ना करो, मास्टर आप वही करो जो आपको अच्छी लगती है, मेन जावा C++.NET जो आप कर रहे हो उसमें वो तो करो ही। ये आप एक बारी इसका एक ग्लिम्स ले लो कि किस तरह चलती हैं, क्योंकि ये नई लैंग्वेजेस हैं। तो आप जरा सा जाके आप अगर अपने रिज्यूम में मेंशन भी कर दोगे ना कि ये फ्लटर मुझे आती है या मुझे गोलैंग आती है, तो वहां पर जैसे आप मेंशन करोगे ना तो वो पहले तो यही पूछेंगे कि ये होती क्या है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे होगा कि इंटरव्यूअर्स को भी नहीं पता होगा कि ये लैंग्वेज कौन सी है। तो आपके पास एक एडवांटेज होगी कि आप अपने इंटरव्यू को वहां पे पूरा पाथ चेंज कर सकते हो। जैसे आपको कोई चीज आ रही है तो वो गोलैंग में आप कह दिया कि मुझे आ रहा है ये आ रहा है, तो वो उसमें वो कहेगा कि क्या होती है, तो आप उसको समझाओ कि ये ऐसे ये लैंग्वेज बनी थी ये है, और मैंने इसमें काम करा है, मैंने इसमें ये ऐप्स बनाए हैं, देखो वो चला कर देखे वेबसाइट या ऐप, तो उसको समझ आएगा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी लैंग्वेज है और इसने काम भी करा है। तो ये बाकी फ्रेशर से थोड़ा अलग है, थोड़ा मतलब ये मेहनत करते हैं, तो वो चीज उसको नजर आएगी, तो वो आपके इंटरव्यू पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। तो ये आप जरूर करें, मेरे तो ये एडवाइस है। तो मैं फर्स्ट अपनी कंपनी में गया था इंटर्नशिप के टाइम, तो वहाँ पर मैं गोलैंग में काम करता हूँ, तो वहाँ पे गोलैंग पे मैंने काम करा है, और डाटाबेस में मैंने मोंगोडीबी पे। मोंगोडीबी भी अभी एक नया ही डेटाबेस है, मोंगोडीबी है। ये मतलब ये जितनी भी नई चीजें आ रही हैं ये आ रही हैं कि जैसे जैसे हमारा ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, तो अब हमने जो भी पहली लैंग्वेजेस जो बनी थी वो उनका कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करती हैं, या स्ट्रगल कहने से कि हमारा ह्यूमन माइंड स्ट्रगल करने लग जाता है कि अब इतना ट्रैफिक उस कोड से कैसे हैंडल। इस सब लोग नहीं कर पाते ना, अब जिसको तो अब जैसे गूगल में लोग हैं वो रोज ही कितना ट्रैफिक हैंडल करते हैं, फेसबुक में लोग हैं कितना ट्रैफिक रोज हैंडल करते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन, तो उनको एक आइडिया है कि ये इतना ट्रैफिक आएगा तो उसको ऐसे कर देना, इतना ट्रैफिक आएगा तो उसको ऐसे कर देना। तो वो क्या कर रहे हैं कि अब बार बार ही उस चीज को रिक्रिएट ना करना पड़े, तो वो क्या करते हैं एक उसका छोटा सा लैंग्वेज बना देते हैं, या उसकी छोटा सा एक डेटाबेस बना देते हैं कि अपना कोड जो है वो कोड अलग लिखकर उसको एक पूरा एक फ्रेमवर्क की तरह बनाकर आपको दे देते हैं कि जो लोग अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं उनको हेल्प हो जाए। वो तो कर ही रहे हैं वो बिजनेस में यूज, उनको हेल्प हो जाए, तो एक कम्युनिटी को वापस देने वाली बात। ये मोंगोडी भी है, ये भी वैसी है। ये सारी जो भी मैंने चीजें चीजें बताई हैं, ये है फास्ट डेवलपमेंट
और लॉट ऑफ हैंडलिंग ऑफ ट्रैफिक। ये इसलिए इसके लिए बेसिकली यूज होती है जो ये तीनों है। ये मोंगोडीबी आप पढ़ सकते हो, ये भी आपको बहुत आसानी से ये सारा आपको क्लाउड में ही पूरी चल जाएगी, आपको कुछ इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे एसक्यूएल वगैरह है, आपको कुछ अपने सिस्टम में इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट फ्री करोगे, यहाँ पर आपको क्लाउड में खुल जाएगी मोंगोडीबी और आप वहाँ पे टाइप करके कर सकते हो। अब बैक टू इंटर्नशिप, मैंने इंटर्नशिप जब करी गोलैंग में करी, मोंगोडीबी में करी, और पीएचपी भी मैंने पढ़ी थी थोड़ी उस टाइम पे स्टार्टिंग। पीएचपी पढ़ के मुझे बेसिक समझ आ गया कि क्या बेसिक्स हैं चलने हैं। मैंने एक एक महीना मैंने पीएचपी वहाँ पर पढ़ी थी और काम करा था उस पर। उसके बाद मेरा काम मैंने अच्छा करा पीएचपी, तो उन्होंने कहा आप गोलैंग पे आ जाओ, तो फिर मैं गोलैंग पे काम करने लग गया। तो गोलैंग में बैकएंड जो है वो मोंगोडीबी यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि फास्ट मतलब मोंगोडीबी उस टाइप में यूज़ करते हैं जब आपका जो डेटा है आपको सेम फॉर्मेट में चाहिए जैसा फॉर्मेट आपको अपने एपीआई में आता है। अब एपीआई क्या है, ये मेन काम है जो अगर आपने एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है ना, तो आप यहाँ पर देखोगे जैसे ये सब जो है ये एपीआईज है। मतलब कि ये वेबसाइट में जो ना भी आप पार्ट देख रहे हो उसका अब जॉब रोल का क्या है कि ये सारा पार्ट जो है ये फ्रंट एंड, ये सीएसएस, ये एचटीएमएल। तो आपको अगर तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बनोगे तो आपका काम होगा यहाँ पर चीज़ों को ऐसे हम डिज़ाइन करें कि वो अच्छी नज़र आए, क्या एनिमेशन हो उसकी। तो ये एनिमेशन सारी आप देखोगे तो यहाँ पर ये सब है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर जा सकते हो तो आपको दिखा दें उसका कोड कहाँ है। लाइक सपोज मैं इस पर क्लिक करेंगे, अब ये यहाँ पर एक एसवीजी बनी हुई है। अगर मैं इसको उड़ा देता हूँ तो ये आपको मोंगोडीबी नज़र नहीं है। तो ये यहाँ पे आप पूरी कोई भी वेबसाइट को खोल के उसका HTML से आप सीख सकते हो कैसे कैसे है, उसको आप डिलीट करके देख सकते हो कि ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। यहाँ पे आप उसके पर्टिकुलर डिज़ाइन को चेंज करके देख सकते हो वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। ये आपका फ्रंट एंड अगर आप काम करोगे डेवलपर तो आपका सारा काम ये वाला होगा। और अगर आप बैक एंड डेवलपर काम तो आपका काम होगा कि जब हम जैसे बाय जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ क्लाउड एटलस पे, तो यहाँ पे देखना यहाँ पे कॉल्स आएंगी, ये देख रहे हो। अब इसमें जो सबसे ये नीचे वाली है, ये देखो। अब ये क्या है, यहाँ पर जो ये डेटा नजर आ रहा है आपको, ये डेटा जो है यहाँ पर जो ये सब लिखा हुआ है, ये सारा डेटा पीछे उनके एक कंप्यूटर में सेव है। वो डेटा को इसके क्लिक पर यहाँ पर लेकर आना, मतलब आपका काम होगा कि आपको पीछे से डेटा जो सर्वर से आपको फ्रंट एंड पर लेकर आना। मतलब जब भी मैं इस पर क्लिक करूं, आप एक मतलब ये एक लिंक है, जैसे यहाँ पर आप देखो ये एक लिंक है, ये लिंक आपको जो ये प्रोवाइड करना है फ्रंट एंड डेवलपर। तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, उसको यहाँ पर एम्बेड कर दे कि मैं जब इस पर क्लिक करूं तो ये वाला लिंक कॉल हो जाए। और बाकी का काम बैक एंड डेवलपर का कि जब ये वाला लिंक कॉल हो तो मुझे ये वाला डेटा भेजना है, ये सब डेटा मुझे भेजना है। तो ये सब डेटा जब आ जाएगा तो फ्रंट एंड डेवलपर का काम फिर से शुरू कि जो डेटा आया है उसको मुझे किस तरह दिखाना है। और अगर आप डिजाइनिंग भी करते हो और साथ साथ में आप बैकएंड का काम भी करते हो, सर्वर वाला एपीआई भी बनाते हो और आप डिजाइनिंग भी करते हो, तो आप फुल स्टैक डेवलपर। तो आजकल फुल स्टैक डेवलपर की सबसे ज़्यादा डिमांड, क्योंकि सारी कंपनीज यही चाहती हैं कि उन्हें एक ही इंसान को पैसे देने पड़े और अलग अलग लोग ना रखने ज़्यादा। बाकी ये नहीं है कि उनकी डिमांड कम हो जाती है कि फ्रंट एंड और बैक एंड उनकी भी इक्वली है, बट ये है कि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड। फुल स्टैक डेवलपर अगर आप बनोगे तो उसकी बहुत डिमांड।
अब बहुत सारे कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो मतलब वेब में नहीं करते काम, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मशीन लर्निंग वगैरह या उसमें काम करते, तो उसमें भी बहुत सारी आपको वेबसाइट्स हैं जो अवेलेबल हैं, वहां से आप कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो क्या है, आपने ये वेबसाइट रोज जाना ही जाना है, यहाँ से कम 2 या 3 चीजें पढ़नी ही पढ़नी। आपको ज्यादा दिल कर रहा है ज्यादा पढ़ लो, 2 से 3 चीजें रोज पढ़ो ही पढ़ो। ये जो सेक्शन है ना इसका, डाटा स्ट्रक्चर्स, ये पूरा आपने कोशिश करनी है कि आप अगर फ्रेशर हो ना तो पूरे आपके 4 इयर्स तक आप ये जितने भी इसमें अंदर टॉपिक्स के अवेलेबल है ना आर्टिकल्स, वो सारे पढ़ लो, सब आर्टिकल। और बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप फ्रेशर नहीं भी हो और अगर आप ये पढ़ने बैठोगे, आपको मुझे लगता है 3 से 6 महीने में अगर आप रोज के 3 3 या 4 पढ़ते हो आप ये टॉपिक्स, तो आप पूरे पढ़ लोगे। और अगर आपने एक बार ये सब पढ़ ली है ना, ये क्या है, ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपने जब पूरे पढ़ लिए है ना, तो आप कोई भी इंटरव्यू दे सकते हो और आप किसी भी इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, चाहे वो अमेजोन का इंटरव्यू, चाहे वो गूगल का इंटरव्यू, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू, आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इस इनसे बाहर कोई भी ये चीज़ आपको जो है इनसे बाहर नहीं पूछी है। यही बेसिक चीजें हैं जो एक फ्रेशर से वो डिमांड करते हैं। And along with this, algorithms also. Right, Arshit? यस यस, हाँ ये डाटा स्ट्रक्चर्स है ना, ये पढ़े आपने, ये डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज कैसे कर, ये डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है आपके की वेज हैं आपके डेटा को स्ट्रक्चर करने कि आपने जो डेटा स्टोर करना है वो डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करना है ताकि वो आसानी से अगली बारी आप उसको रिट्रीव कर पाओ, कि आप एरे में यूज करोगे, आप लिंक लिस्ट में, क्योंकि फास्ट एक्सेस कर पाओ आप उसको डेटा। अब उसको फास्ट एक्सेस करने के लिए ये आपने डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लिया, पर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कब यूज करोगे और किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, या किस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, कि ये प्रॉब्लम को इसके डेटा को 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में हमें रखना पड़ेगा और इस तरीके से हमें उसको यूज करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें आपको एल्गोरिथम बताएंगे कि किस तरीके से, जैसे सर्चिंग एल्गोरिथम है तो आपने सर्चिंग में लीनियर सर्च है तो आपने किस तरह एरे में अपना डेटा रख दिया, वो एरे में रखना है या उसको लिंक लिस्ट में रखना है, तो वो सारी चीजें आपको एल्गोरिथम्स बताएंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है, वो डाटा स्ट्रक्चर्स में कैसे हम स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं, इसकी क्यों जरूरत है। बेसिकली आप देखोगे तो डाटा स्ट्रक्चर एक कुछ ऐसी चीज है नहीं डाटा स्ट्रक्चर नाम, ये डाटा स्ट्रक्चर हमारे समझाने के लिए एक उन्होंने टॉपिक बना दिया कि ये कंप्यूटर ऐसे एरे में स्टोर कर रहा है या कंप्यूटर ऐसे लिंक लिस्ट में स्टोर कर रहा है। कंप्यूटर ना ही एरे में स्टोर कर रहा है, कंप्यूटर ना ही लिंक लिस्ट में स्टोर कर रहा है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी में डेटा को स्टोर कर रहा है। ये हमने एक वे बना दिया कि अगर हम ऐसे एरे एरे हमने बना दिया तो वो ऐसे डाटा जाएगा या ऐसे पॉइंटर्स जाएगा, पॉइंटर की लोकेशन होगी, वो एक हमने तरीका बना दिया कि हमें इजीली अंडरस्टैंडेबल हो चीज को, हम किसी को एक्सप्लेन कर सकें, प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर सकें। और उसी तरीके की जब ये पर्टिकुलरली कोई ना कोई चीज जैसे सर्च कर रहे थे, जब कोडिंग बनी उस टाइम पे, जब डाटा स्ट्रक्चर्स लोगों ने पढ़े बनाए गए, उस टाइम पे एरे होता था, लिंक लिस्ट होता था, फिर उसके अकॉर्डिंगली अब यूज करा कि ऐसी प्रॉब्लम है तो कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो 2 का कॉम्बिनेशन हो। तो बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर इसमें पढ़ोगे, आपने कहीं उसका नाम भी नहीं सुना होगा, कई कई डाटा स्ट्रक्चर होंगे इसमें। ये ट्राई होगा, आप होगे ट्राई क्या है, ट्राई मैंने पढ़ा ही नहीं कभी, या हैश मैप्स हैं वो कैसे है मैंने नहीं पढ़ा। तो वो सारी चीजें डाटा स्ट्रक्चर्स में आप जब पढ़ोगे उसके बाद उसको अप्लाई करना है अपने एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स आपको ये प्रॉब्लम को अप्रोच करने की टेक्निक्स बताएगा कि आपकी जो पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम होगी, वहां पे आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम ही दी जाएगी ना, कि ये प्रॉब्लम है आपकी, इस तरीके से हमें चाहिए कि हमारा सर्च हो जाए, कोई पर्टिकुलर लेटर है वो वाला कितनी बार रिपीट हुआ है, हमें उसका काउंट चाहिए, कुछ चाहिए। तो आप वो अगर आपने ये एल्गोरिथम्स पढ़े होंगे सारे, तो 90 to 99% चांस तो यही है कि आपको उसका आंसर पहले ही पता हो, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। आपको याद आएगा, अरे ये तो मैंने पैटर्न सर्चिंग में पढ़ा था कि मैं कितने लेटर्स आएंगे, या मुझे ये सॉर्टिंग करनी है तो मैं सॉर्टिंग में पढ़ा था, इसमें तो सर ये वाला है, आप सीधा ही बोलोगे सर मुझे इसमें तो ये वाला
एल्गोरिदम लगा देंगे और उसके अंदर ये वाला डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा। तो आप इतनी बात बोलोगे वो समझ जाएगा कि हाँ इसे पता है, और वो आपसे सॉल्व भी नहीं करवाएगा। बहुत बहुत टाइम तो ऐसे होते हैं कि अगर आप कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर देते हो ना किसी भी आंसर को, तो इंटरव्यूअर आपसे वो चीज़ लिखवा सकते। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ना एक्सप्लेन करते हुए, कि आपको अगर आपको ये एक मतलब एक टिप काइंड ऑफ ले लो कि अगर आपको कोई चीज़ में आपको है कि मैं क्लियर नहीं हूँ कि किस तरीके से इसे पूरा सॉल्व करना है इंटरव्यू के टाइम पे, तो आप उसे कॉन्फिडेंटली आंसर करो पूरा, कि आपको ये पता है कि मुझे ये पता है कि ऐसे आंसर आएगा, पर मुझे अभी सिंटेक्स पूरा क्लियर नहीं है या मैं सॉल्व करने जाता हूँ मेरी गलती रहती है, तो आप कॉन्फिडेंटली उसको आंसर कर दो कि सर ये करेंगे ये करेंगे। आपको अगर पूरा लिखना नहीं आ रहा है तो आप उसको थोड़े पार्ट्स में लिख दो कि सर ये देखो ये ऐसा हम डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसा हम एल्गोरिदम की सर्च करेंगे, उसमें बेसिक एक्स वाई ले लो, एक्स वाई से समझा दो। तो आपको वहां पे स्मार्ट प्ले करना होता है इंटरव्यू में, उसको यही दिखाना है कि मुझे तो ये सब पता है, जो भी आपने बोला है ये सब मैंने करा हुआ है, मुझे पता है। उसको कभी भी ये नहीं शो होने देना आपने कि मेरे को नहीं आता सर, ये नहीं आता, वो ये तो नहीं मैंने पढ़ा नहीं है, ये वो नहीं। क्योंकि वो इंटरव्यू को फिर एक मौका मिल गया कि आपने भी पढ़ा ही नहीं, आप तो पढ़ते ही नहीं हो, कि क्या फायदा आपका इंटरव्यू में आने का। वो ऐसे उसका एक दिमाग में इमेज बन। आप ये हाँ ये भी नहीं कि अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल ही नहीं पता, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ट्राई है डेटा स्ट्रक्चर, आपको ट्राई पता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं पता। अगर आपको थोड़ा बहुत भी उसका आइडिया है तो आप जरूर उसका जवाब। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता तो ये नहीं कि आप किसी और चीज़ का बोल दो, बिल्कुल नहीं पता तो साफ बोल दो। वो फिर आप ही एक अलग तरीके से वहां पे विजिबल हो गए कि ये तो झूठ बोल रहा है कि मैंने ये ऐसे पढ़ा। तो आपको अगर बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं पता, देखिए आपने पूछ लिया उसने कि ट्राई कैसे होता है या कैसे हम एपीआई से डेटा डिलीवर करते हैं, आपने नहीं करा काम तो आप कह दो कि सर मैंने वो नहीं करा पर मैंने ये करा। वही है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको जो है ड्राइव करना है अपने इंटरव्यू को, किस जिस वे में आप ड्राइव करोगे वो उस वे में चले जाए। आप जो क्वेश्चन, जब भी इंटरव्यू क्या होता है कि जो क्वेश्चन का आप आंसर देते हो, जिस हिसाब से देते हो, आपके आंसर सुनते सुनते ही इंटरव्यू के दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आता है, वो आपके आंसर से ही आता है। आपके आंसर में आप कुछ भी बोलोगे ना कि अगर मैंने लीनियर सर्च करनी है या मैं बाइनरी सर्च कर रहा हूँ, तो वो कहेगा कि अगर उसने कह दिया कि ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करो, आप कहोगे सर मुझे ये प्रॉब्लम तो सर बाइनरी सर्च से सॉल्व हो जाएगी। तो वो फिर पूछेगा बाइनरी सर्च क्या होता है, फिर आप बताओगे सर बाइनरी सर्च होता है कि हम डिवाइड कर देते हैं एरे को, उस पर जैसे जैसे कि लोअर है या हायर है उसकी नंबर का काउंट उस हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं। तो फिर वो पूछेगा क्यों कर देते हैं, क्या रीजन है, ये किस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में आता है, क्या ये बाइनरी सर्च में, फिर वो बाइनरी सर्च के रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ लेते कि क्या जो सर्च का स्ट्रक्चर है वो पहले ही हमारे सॉर्टेड होना चाहिए, जो एरे है ये सॉर्टेड नहीं होगा तब भी चलेगा, या अगर ऐसे है कि सॉर्टेड पे ही चलेगा तो वो अगर एरे में अनसॉर्टेड आ गए तो क्या करोगे। तो वो सारा जो आप ही अपने आप उसको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लेकर जाओ, तो आप बहुत इंटेलिजेंटली आंसर करो। वो चीज कभी भी अपने आंसर में मत बोलो जो आपको नहीं आती, अपने आंसर में वो चीज का मेंशन मत करो। क्योंकि ये नहीं है जरूरी कि आप ऐसे कोई बड़ा वर्ड आपने कहीं पढ़ लिया कि मुझे ये होता है पर्टिकुलर, ये ऐसे होता है, एनालिसिस होता है ऐसे, वो आप उसमें बीच में आंसर में बोल रहे हो कि इंप्रेशन पड़ेगा, वो इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, वो उल्टा उस क्वेश्चन पे पूछने लग जाएगा। तो इसलिए आपको जो चीज आती है आंसर में उतना ही करो मेंशन। ये हो गई बात गीक्स फॉर गीक्स, ये तो आप कर लो, geeks4geeks.org है ये वेबसाइट, इसमें डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम ये आपने पढ़ने हैं। 6 महीने आपको लगेंगे अगर आप कभी भी स्टार्ट करोगे तो। अगर आप फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर में हो तो आप अभी से स्टार्ट कर दो, फिर फोर्थ ईयर तक आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा। ये प्रैक्टिस के लिए है, फिर यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो जो आपने डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स पढ़े हैं, वो यहाँ पर आप जाकर आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये सारी देखो ये प्रॉब्लम है। अब आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि C++ में ही या उसमें, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल। इसके अलावा अब जब आप डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लोगे, जब आप एल्गोरिथम्स पढ़ लोगे और आपको लगेगा कि हाँ मुझे समझ आने लग गया है, अब मैं मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आप ट्राई करो, आप हैकर रैंक पे जाओ। हैकर रैंक पे क्या होगा,
कि यहाँ पर भी आपको जैसे सिमिलरली ये क्वेश्चंस थे, हैकर रैंक पे भी आपको क्वेश्चंस ही मिलेंगे। पर इसका ये फायदा होता है कि हैकर रैंक पे अगर आप, जैसे बैजेस मिले हुए हैं मुझे, तो मैं कभी भी अप्लाई करता हूँ ना, अब ये बैजेस में भी अलग अलग होते हैं, ब्रॉन्ज लेवल है या कोई आगे गोल्ड लेवल है। तो ये बैजेस मिलने से क्या होगा कि जब आप कल को अप्लाई करते हो, कभी रिज्यूम में आप मेंशन कर सकते हो कि मेरे इतने बैजेस हैं, मेरे पास इतनी ज़्यादा वो है, मैंने प्रॉब्लम्स सॉल्व करी हैं अभी तक, वो सब आप रिज्यूम में मेंशन करते हो। तो ये इन चीज़ों की वैल्यू बहुत है। ये हैकर रैंक पे जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ये आपको एक तो रिज्यूम में हेल्प करेंगे, दूसरी बात ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, बहुत बारी ऐसा होगा कि आपको आगे जाके जब कभी आप कोई पर्टिकुलर आपको जॉब के टाइम कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम आपने कभी कहीं ना कहीं सॉल्व करी होगी, आपकी वही सेम अप्रोच उसमें use होगी। मतलब आपके एक दिमाग को खोलने वाली बात है कि हैकर रैंक या ये जो गीक्स फॉर गीक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही आपको पता लगता जाएगा सुनते ही क्वेश्चन को कि ये तो इस पर्टिकुलर फॉर्म का क्वेश्चन है, इसकी प्रॉब्लम को ऐसे अप्रोच करना है या इसकी प्रॉब्लम को ऐसे अप्रोच करना है। और बहुत बारी ऐसे होगा, आप इसमें क्वेश्चन देखोगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसको मैं अप्रोच ही कैसे करूँ, ये तो क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल। फिर उसके लिए आप नेट पर सर्च कर सकते हो, इनके आंसर भी मिल जाते हैं सॉल्व। तो आप उसका अगर आपको नहीं आ रहा है, या इस पे भी कई बार होता है कि आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे ना, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे, तो आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो जो पॉइंट्स मिलते जाएंगे ना, वो पॉइंट्स पे आप यूज करके आप आंसर ले सकते हो। जैसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो आपका नहीं सॉल्व हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे वो पॉइंट्स अप्लाई कर सकते हो, वो आपको उस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर दे देगा। और वो सबसे बेस्ट आंसर होगा कि मतलब सबसे कम टाइम में और सबसे हाई परफॉर्मेंस वाला आंसर। तो उससे आप पढ़ के एक बार आप सीख लो कि हाँ ये अच्छा, इसको ऐसे अप्रोच करना, इसको ये करना। अगर आप ये दो चीजें भी करते हो ना, तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ और करने की जरूरत है। ऐसा कोई डाट इनके अलावा आप इंटरव्यू में कभी भी बैठ जाओ, आप डेफिनेटली क्लियर कर, कोई भी इंटरव्यू, इससे बाहर कुछ नहीं पूछता। यही यूज होगा आपके, ये मतलब रियल नॉलेज होगी आपकी, जो आपको आगे से आगे आपकी कंपनी में हेल्प करेगी। और एक ये और है स्क्वेयर ऑनलाइन जज स्पॉट्स.com, ये भी सिमिलरली है हैकर रैंक की तरह। बस इसमें ये है कि जैसे हैकर रैंक में अलग अलग जावा C++ ऐसे ही सिर्फ मतलब पर्टिकुलर टॉपिक्स बने हुए हैं। स्पॉज में क्या है, इसमें बहुत सारी हैं इसमें प्रॉब्लम। अगर आपको मतलब एक ऑल्टरनेट वेबसाइट बताऊँ, ये आ गया। उसके बाद अब ये तो सब आपने कर लिया, 6 महीने 1 साल आपने डाटा स्ट्रक्चर पे लगाए, आप अच्छे से हो गए। अब आपको जाना है कि मुझे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, फाइनल ईयर में मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये github.com है। यहाँ पे क्या होता है कि ये एक मतलब गिटहब एक तरीका है कोड को ऑर्गेनाइज करने। गिटहब जो है वो गिट के साथ कनेक्टेड होता है। गिट क्या चीज़ है, गिट एक, आप ऐसे लगा लो कि जैसे अ, आप जब कोडिंग कर रहे हो, आप कोई कोड लिख रहे हो, तो जो जो कोड आप लिखते जाते हो, वो कोड आप सेव करते जाते हो ना, वो आपके सेव होता जाता है आपके कंप्यूटर। तो वो वैसे ही वो आप कोड को अपने कंप्यूटर में सेव कर रहे हो, Ctrl+S दबा के। वही कोड को अगर आप ऑनलाइन सेव करना चाहते हो कि मैं कहीं पर भी, जैसे अब आप ऐसे कर लो कि एक कंपनी है, कंपनी में पंजाब में भी बहुत सारे लोग हैं उस कंपनी में जो काम करते हैं, और हिमाचल में भी बहुत सारे लोग हैं उस कंपनी में जो काम करते हैं, चंडीगढ़ में भी बहुत सारे लोग हैं। तो क्या होगा कि अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब मान लो पंजाब वाले ने कोई कोड में चेंज कर दी, पंजाब वाले ने कुछ कोड लिखा और वो कोड उसने इंटरनेट पे डाल दिया कि ठीक है जी मैंने ये कोड लिखा है, ये मैंने इंटरनेट पे डाल दिया। अब हिमाचल वाला क्या करेगा, वो सीधा जाएगा उसके कोड पे, और वो कोड को लेने का तरीका, मतलब उस कोड को डाउनलोड करने का तरीका है गिट। जैसे हम फाइल डाउनलोड करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, क्रोम ब्राउजर के थ्रू या इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू या मोबाइल में ब्राउजर खोल के डाउनलोड करते हैं। तो वो तरीका है उसके डाउनलोड करने का कि हम क्रोम खोलते हैं, क्रोम में जाके वो किसी बटन पे दबाते हैं डाउनलोड के, तो वो डाउनलोड शुरू हो जाता है। उसी तरीके गिट जो है वो कोड डाउनलोड करने का तरीका है सिक्योरली,
ताकि रास्ते में कोई उसको टेम्पर ना कर पाए। और एक वो ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है कि आपने अब बहुत जरूरी नहीं है कि आप किसी टीम में काम कर रहे हो आप तभी गिट यूज करो। गिट का यूज आप जब कोड कर रहे हो तब भी आएगा। कैसे आपको वो हेल्प करेगा कि जैसे अगर मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप डिजाइन बना रहे हो कि आपने एक पहले डिजाइन ये रखा था पर्टिकुलर कि पहले ए नंबर फोटो आए फिर बी नंबर फोटो आए, ये आपने डिजाइन रखा था। उसके बाद आपके दिमाग में आया कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ कि ये ए नंबर फोटो और बी नंबर फोटो एक ही साथ है, मतलब एक डिवाइड होकर एक ही साथ आए। तो अब आपने वो कोड में चेंजेस कर दिए, फिर बाद में आप बहुत आपने चेंजेस कर दिए, उसके कई दिन बाद आगे जाकर आपने और आगे उसके चेंजेस करते 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 गए। अब आपको ये फिर से आया कि नहीं ये ए और बी जो डिवाइड करा था ये अच्छा नहीं लग रहा, वो पहले जैसा ही करना है। तो आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुझे कहाँ पर कोड में चेंज करना था, कुछ करना था। आपके विजुअल स्टूडियो कोड एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आप डेवलप करते हो। ये विजुअल स्टूडियो कोड हो गया या डेव सी प्लस प्लस हो गया, ये सब ये सॉफ्टवेयर हैं, ये गिट के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो जैसे ही आप कोड में कुछ भी चेंज करोगे, चाहे आपने अगर मान लो आपने लिखा है सी आउट हेलो वर्ल्ड, आपने ये सिंपल सा कोड लिखा है ना, और वो गिट के साथ ज्वाइंट है, वो आपका जो आईडीई आप यूज कर रहे हो वो ज्वाइंट है गिट के साथ। तो क्या होगा, जैसे ही आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है, वो हेलो वर्ल्ड में आपकी एक गिट की फाइल बन जाएगी, फाइल के नेम से कि ये जो कोड है ये इसमें चेंज है, और वो हेलो वर्ल्ड जो है ये वाला चेंज है उसमें लिखा आ जाएगा कि पहले ब्लैंक था, अब ये आपने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। और उसके बाद आपने फिर हेलो वर्ल्ड को कर दिया हेलो हर्षित, तो वहां पे फिर वो चेंज दिखाएगा कि ये फाइल में ये चेंज था। तो वो गिट से आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे, आपको कुछ ये टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि मैंने कोड को क्या चेंज कर दिया या मैं ये बना रहा। अब कई बार ऐसे होता है कि आप कोड लिख रहे होते हो, लिखते 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 कोड आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने इतने सारे चेंजेस कर दिए, मैंने क्या चेंज करा मुझे भूल ही गया। तो वो प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम गिट का यूज करते हैं। एक तो पहले कि गिट क्या करेगा, वो क्लाउड पे आप मतलब ऑनलाइन उस कोड को डाल सकते हो, ताकि जो अलग अलग जगह पे यूज कर रहे हैं लोग, तो मैंने कोई कोड में चेंज करा है और हिमाचल का कोई बंदा है वो भी वही कोड पे काम कर रहा है, तो मैंने जो चेंज करा है वो मैं ऑनलाइन डाल दूंगा कि ये मैंने चेंज करा है, लिख कर कि मैंने इसमें ये चेंज करा। और वो जब उसको डाउनलोड करेगा तो उसको दिखेगा कि ये वाला चेंज है जो हर्षित ने करा है। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता उसने भी वही चेंज सेम करा हो, या उसको पास कोई ज्यादा और सजेशन हो अच्छा कि नहीं ये इसमें आपने चेंज करा है, इसमें ये भी चीज ऐड कर लोगे तो ये और फास्ट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो भी उसमें थोड़ा सा वो जो मेरा पार्ट है वो मेरे पार्ट में थोड़ा सा चेंज करके वो कहेगा ये ऐसे कर दो। तो वो एक मतलब प्रॉपर ग्रुप में काम करने का भी तरीका है, और आप ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिवली काम कर पाओ। आपको ये टेंशन लेनी पड़ेगी मुझे कोड याद रखना है कि मैंने यहाँ पे इस लाइन पे चेंज करा था, मैंने उस लाइन पे चेंज करा था। क्योंकि अभी तो आप इतना कोई बड़े प्रोजेक्ट पे अभी आप काम नहीं कर रहे, क्योंकि अभी आप सिंपल प्रोग्राम्स लिखते हो। जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो उसमें मल्टीपल फाइल्स होती हैं, उसमें 200-300 फाइल्स होती हैं। 200-300 फाइल्स में आप खुद ही नहीं पता लगेगा आपने कहाँ चेंज करा था कहाँ नहीं करा था। आप ढूंढते रह जाओगे अरे मैंने तो उसमें करा था या नहीं इसमें करा था, किस लाइन नंबर पे करा था। तो वो सब ऐसे चेंजेस आ जाते हैं। और एक और प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है गिट। वो क्या प्रॉब्लम है कि कई बार ऐसे होता है कि हम कोई चीज में चेंज करते हैं कि ये मैंने चेंज करा है, अभी मैं थोड़ी देर अभी अभी के लिए इसको बंद कर देता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद चला दूंगा ये वाला चेंज। अभी ये एरर दे रहा है कुछ, इसको बंद कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, बाद में इसको चला दूंगा। और फिर हम भूल जाते हैं कि हमने इसको चलाना भी। वो बाद में हमने वेबसाइट ऑनलाइन डाल दिया कोड, और हमें पता ही नहीं है कि वो क्या खराबी आ रही है, पता नहीं खराब हो गया अभी तो सही चल रहा था। तो वो खराबी भी ढूंढने में आपकी हेल्प करेगा कि ये पिछली बारी जो कोड करा था वो ये था, और इस कोड में ये पर्टिकुलर चेंजेस आए हैं, और ये चेंजेस के कारण वो चीज़ खराब। तो ये गिट आपको समझ आएगा, गिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे ना, आपको सबसे पहले अगर आप कह रहे हो ना कि मुझे ये बैक एंड डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर बनना है, या मैं ये इसके लिए वेबसाइट में जाना चाहता हूँ या एंड्रॉयड वाले काम में भी जाना चाहता हूँ, तो मोबाइल ऐप और वेबसाइट डेवलपर इन सब में गिट का बहुत सारा। और ये अब ये गिट आपको जो मैंने समझाई है ना, ये गिट आप डाउनलोड कर लेना अपने कंप्यूटर में,
और उसको वो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बस आपको डाउनलोड करना है और अपनी आईडी से लॉगिन करोगे तो आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हो इजीली, अपनी खुद का भी कुछ बना सकते हो, कोई अपना कोड डाल सकते हो ऑनलाइन, आपने सेव करके रखना है, कल को आपने जैसे इंटरव्यू में गए हो, आपने दिखाना है कि सर ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट ऑनलाइन है, तो अब वो ऑनलाइन डालने की जगह है ये गिटहब। गिटहब क्या है, वो जो गिट का कोड मैं कह रहा था कि आप ऑनलाइन डाल सकते हो कि वो हिमाचल में बंदा काम कर रहा है और पंजाब में बंदा काम कर रहा है, वो देख सकते। तो वो क्या करेगा, वो एक नाम से एक फ़ोल्डर टाइप कह लो आप, एक फ़ोल्डर बना देगा अपनी वेब आईडी पे। जैसे मैंने यहाँ लॉगिन करा हुआ है, मेरा लॉगिन है, जब मैं जाऊँगा जैसे मेरे प्रोजेक्ट से यहाँ पे रिपॉजिटरीज, तो ये मैं इसमें गया, तो ये सब मेरे बने हुए हैं, प्राइस कैलकुलेटर, गूगल वेब ऐप, ये सब मैंने बनाए। तो ये बनाने से क्या है कि ये मेरा कोड है, मैंने यहाँ पे बना के डाल दिया। अब मैं यहाँ पर अंदर जाकर गिटहब पे मैंने डाल दिया मेरे नाम से, जब मैं ये इसको पर्टिकुलरली को क्लिक करके अंदर जाऊंगा और सारा मेरा कोड मेरे को विजिबल हो जाएगा कि ये सारा है। जैसे ये देखो, ये इसमें इनिशियल कमिट दिखा रहा है कि ये मैंने चीज़ें करी हैं, तो मुझे ये सारा कोड विजिबल हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये डाउनलोड का है ना, ये ऑप्शन आ रहा है, ये देखो, ये लिंक है, जो ये लिंक आपको कॉपी करना होता है और गिट का यूज करके आपको ये कोड पूरा अपने कंप्यूटर में मिल जाए। तो ये इस तरीके से वर्क होता है कंपनी में। अब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपको मतलब आइडिया चाहिए कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या नया बनाऊं, या मेरे कोई भी मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ सीखना चाहता हूँ मैं कि कोड किस तरह होता है, तो गिटहब आपको वो पूरा मतलब इसमें कई प्रोजेक्ट्स होंगे कई कंपनीज के जो उन्होंने ऑनलाइन डाले हुए हैं और उसका कोड आपको सारा साफ दिख जाएगा। जैसे आपको पता है कि ये कोविड-19 की अभी वेबसाइट है कोविड-19 इंडिया, और तो यहाँ पे वेबसाइट है, इसका ये पूरा डिजाइन बना हुआ है, पूरी वेबसाइट इतने अच्छे तरीके से बनाई हुई है। आप चाहते हो मुझे ऐसी वेबसाइट बनानी है, तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो उसके नीचे उन्होंने दिया हुआ है, ये है उनका सारा कोड। आप अगर इस कोड को डाउनलोड कर लेते हो और अपने कंप्यूटर पे रन करते हो तो वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे रन होने लगेगी ये सारी। तो ये आप इजीली कुछ भी सीख सकते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी में कि किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाता है, किसी भी प्रोजेक्ट को आपने बनाना है तो किसी प्रोजेक्ट आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ ये पूरी वेबसाइट आप रिक्रिएट कर रहे हो दोबारा से सारी की सारी, और आप जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आए आप जाकर कोड में देख लो तो वो आपको सब पता लगता जाएगा। ये सारा कोड है ये, अब इसमें ये एक अकेला तो कोई बंदा काम नहीं कर रहा, तो ये सब लोग जो जो चेंजेस कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिखते जाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है 7 days अगो शुक्ला आयुष ने CSS में चेंजेस करे, ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखती है। ये सब लिखा हुआ है कि ये फॉर्मेट करा, क्लीन करा, ये कुछ मैंने मैप्स यूज करे, मैंने पैकेज जेसन में अपडेट करा, तो वो सब ये सारे 118 लोग काम कर रहे हैं अभी इस प्रोजेक्ट में। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो यहाँ पे कोड डाल देते हैं, गिट से हम उसको यूज कर लेते हैं, तो हमें पता लगता जाता है कि ये वाली प्रॉब्लम आ रही है या ये चेंज करा है हमने पर्टिकुलर। तो ये गिटहब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टेक्नोलॉजी आप कर रहे हो, आप उस टेक्नोलॉजी में कम से कम रोज ओपन करके ना गिटहब आप ये जरूर देखा करो कि जैसे मैं गोलन करता था पहले, तो मैंने यहाँ पे गो सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ एक्सप्लोर में जाकर ट्रेंडिंग में, ये जैसे यूट्यूब में आता है ना कि ट्रेंडिंग वीडियोस आज की क्या है कि क्या नई चीज बनी है, वैसे ही सॉफ्टवेयर में आज क्या ट्रेंडिंग चल रहा है आपके गोलैंग में, कि कौन सी चीज है जो लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है इनका कोड, आप वो खोल के देख सकते हो। उससे आपको कई बार ऐसा होगा कि आपको होगा कि मुझे आइडिया मिल गया कि ये बहुत अच्छी एक प्रोजेक्ट है, मैं भी ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बना सकता हूँ या मैं इस प्रोजेक्ट को यूज कर सकता हूँ। तो ये सारे ट्रेंडिंग है कि ये स्क्रीन शेयरिंग का एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है गोलैंग में। यहाँ पर ये पूरा आपके पासवर्ड मैनेजमेंट का एक वॉल्ट बनाया हुआ है गोलैंग में, ये लॉगिंग का कि आपके लॉग्स बनते जाएं कि
जो जो आप कर रहे हो अपने कंप्यूटर में पता लगता जाए। पहले उसने स्टार्ट खोला, पहले फिर उसने क्रोम ब्राउजर खोला। ये हर रोज नए प्रोजेक्ट्स आते हैं यहाँ पे। वो सारे प्रोजेक्ट्स आप रोज एक बारी खोल के जो ट्रेंडिंग में है ना उनको जरूर एक बारी देख कि क्या हो रहा है, कि आपकी टेक्नोलॉजी में क्या, जो भी आप कर रहे हो काम, उसमें क्या लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं उसमें। और जो आप अगर कोई पर्टिकुलर सीख रहे हो ना, कोई भी लैंग्वेज, जैसे हम जावास्क्रिप्ट ले लिया, कुछ ले लिया, आप गिटहब पे सर्च कर सकते हो ऑसम डैश उस टेक्नोलॉजी का नाम। जैसे मैं सिर्फ ऑसम सर्च करता हूँ, ये आ गई ना ऑसम लिस्ट। ये क्या होती है, जैसे ये ऑसम ऑसम डैश उस टेक्नोलॉजी का नाम, जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस। तो ये क्या करेगा, आपको पूरी गिटहब में पाइथन के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन सब प्रोजेक्ट का एक इंडेक्स बना हुआ है। ये देखो, अब पाइथन में आपने कहा कि मुझे पाइथन मेरे को आ गई है, अब मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो आपने कहा मुझे प्रोजेक्ट में क्या बनाना है, मुझे कोई कंप्यूटर विजन पे प्रोजेक्ट बनाना है, कि मैं वीडियो का कुछ बनाना चाहता हूँ कंप्यूटर विजन का, या मुझे चैट का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे कंप्यूटर विजन है यहाँ पे। मैंने सिलेक्ट करा तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आ गए जो अवेलेबल हैं। लाइब्रेरीज भी, ये तरीके भी मतलब जिनका कोड अवेलेबल है, आप इसको डायरेक्टली अपने में यूज कर सकते हो। तो आपको पूरे गिटहब में ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे ऑसम और टेक्नोलॉजी का नाम लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये वाली इसमें चीजें हो सकती हैं। वो बहुत टाइम तो आपको ये भी पता चलेगा कि पाइथन में क्या क्या हो सकता है। अब ये सब चीजें हैं जो पाइथन में आप कर सकते हो इजीली, मतलब आपको खुद के नहीं बनाना पड़ेगा। ये सब है कि मैं गेम डेवलपमेंट में आपको इंटरेस्ट है, या आपको कुछ भी ईमेल, ऑटोमेटेड ईमेल, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, कोई डाउनलोडर बनाना है आपने, वो सब यहाँ पे सब आता जाएगा। इमेज प्रोसेसिंग करनी है, क्या करना है, आप जैसे जिस पे भी क्लिक करोगे ना, मशीन लर्निंग करनी है, वो सारे उसके दिखा देगा। अब यहाँ पे देखो उसने लिंक भी दिया हुआ है कि आपको सिर्फ अकेली किसी टेक्नोलॉजी पे करना है, तो कि जैसे पाइथन पे था वैसे ही मशीन लर्निंग पे आपने काम करना है, तो ये ऑसम मशीन लर्निंग पे हम चलेंगे। तो यहाँ पे वो सारा दिखा देगा। ये सब मशीन लर्निंग की चीजें आ गई कि डॉट नेट में मशीन लर्निंग कैसे करनी है, पाइथन में कैसे करनी है मशीन लर्निंग। क्योंकि ये कोई भी आप जो चीज सीखते हो वो जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, वो लॉजिक पे होती है। कोई भी जो चीज़ है वो लॉजिक पे होती है। लैंग्वेज आप कोई भी यूज कर सकते हो। ये देखो जावास्क्रिप्ट में मशीन लर्निंग है, जूलिया में मशीन लर्निंग है, डॉट नेट में भी मशीन लर्निंग है। अब डॉट नेट में मशीन लर्निंग आप ये सोचते हो कि पाइथन में ही होती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक टॉपिक है, मशीन लर्निंग कोई लैंग्वेज नहीं। मशीन लर्निंग एक टॉपिक है, टॉपिक किसी में भी बना सकते हो। आप चाहो तो आप सी में बना दो मशीन, पर्ल, पीएचपी में मशीन लर्निंग अवेलेबल है, पाइथन में भी अवेलेबल है। सारे आपको ये पूरे मशीन लर्निंग पे इतनी चीजें हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सीखने। तो मतलब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे गीक्स फॉर गीक्स में डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स, ये कर लिया। जब आपको समझ आने लग गया, इसमें थोड़े जैसे जैसे समझ रहे हो साथ साथ में इसमें थोड़े थोड़े एक दो दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। उसके बाद जब वो हो गया तो हैकर रैंक पे सॉल्व करते जाओ। इसमें थोड़े और एडवांस क्वेश्चंस आएंगे, इस पे आपको करना है, या इस पे भी कर सकते हो, स्पॉज पे भी कर सकते हो, ये कर सकते हो। स्टैक ओवरफ्लो पे कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ सॉल्व करते हुए, या कोई डाउट है आपका, या जो नहीं आपको समझ आ रहा, स्टैक ओवरफ्लो पे जाके वो पूछ लो कैसे वो डाउट को सॉल्व करें। अब जब ये हो गया कि मुझे अब कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको क्या प्रोजेक्ट बनाना है, क्या किसी टेक्नोलॉजी के बारे में क्या ज़्यादा सीखना है, तो गिटहब पे जाके ऑसम टैग उस टेक्नोलॉजी का नाम, जावास्क्रिप्ट, जावा, कुछ भी लिखोगे वहाँ पर, वो चीज़ वहाँ पर आपको आ जाएंगे सारे उसके प्रोजेक्ट जितने भी अवेलेबल। उनके प्रोजेक्ट देखो, उनके प्रोजेक्ट रन करके देखो। आप सीधा डाउनलोड करो अपने कंप्यूटर में, वो प्रोजेक्ट को रन करके देखो। तो आप सबसे पहले तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो आप डाउनलोड करोगे ना, तो आपसे रन ही नहीं होंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि उसको चलाना कैसे। तो आप ये ट्राई करोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो कि
ये रीडमी होती है एक, जो भी मतलब प्रोजेक्ट के अंदर चीजें होती हैं वो रीडमी के अंदर होती हैं। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट खोलते हो ना, जैसे मैंने ऑसम मशीन लर्निंग खोला है, तो उसके रीडमी में सब लिखा हुआ है कि ये प्रोजेक्ट किस चीज पे है, ये प्रोजेक्ट को कैसे चलाना है, और सब सारी चीजें एक्सप्लेन होती हैं। तो आपको अगर कभी चलाना नहीं आ रहा तो आप रीडमी में जाकर यहाँ पर पढ़ सकते हो, वहाँ पे स्टेप्स लिखे होंगे कि ऐसे ऐसे स्टेप्स करो और चल जाए। फिर भी नहीं आपको समझ आ रहा तो आप स्टैक ओवरफ्लो पर डाल दो, स्टैक ओवरफ्लो पे आपको हेल्प कर दें। तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छे से मास्टर कर सकते हो सारे कोड देख के, कि आपको किसी को कोई वो नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको आराम से आपको समझ आएगा कि पूरा, क्योंकि ये जो कोड है पूरा प्रोफेशनल कोड है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज में कभी भी। आप सब ये जरूर ट्राई करो, मैं तो कहूँगा। एक और कोरोना वायरस की वेबसाइट है, इस पे कितना ट्रैफिक है देखो आप, रोज का कितना ट्रैफिक आता है। तो ये वेबसाइट को आप यहाँ पे गिटहब पे कोड है, आप अपने पे इंस्टॉल करके ऑफलाइन चला कर देखो कैसे चलती है, क्या चेंजेस करते हैं वो, कैसे उन्होंने कोड लिखा है उसका, सारे चला कर देखो, करो। और अब एक ये चीज सारी हो गई है, अब आप प्रोजेक्ट अपने बना बना के आप गिटहब पे डाल लो, अपनी बनाकर आईडी, आपने जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो आप गिटहब पर डालो उसमें, और वो आप इंटरव्यू के टाइम पर दिखा सकते हो। ये अप्रोच है जो आपने फॉलो करनी है। कैसे कैसे इसमें आपको सब कुछ आ जाएगा सीखना, कि एपीआई कैसे चल रही है, बैकएंड कैसे चल रहा है, बैकएंड से कैसे कनेक्शन करा है, फ्रंट एंड कैसे चल रहा है, एपीआई से जो डेटा आ रहा है वो उसको हम फ्रंट एंड मतलब डिजाइन में कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे सब कुछ हो रहा है, कि पेमेंट गेटवे कैसे चलता है, एटीएम में जैसे हम करते हैं कि पेमेंट करते हैं उस टाइम पे हम रिडायरेक्ट होते हैं, तो वो उसको कैसे अपने वेबसाइट में हमने यूज करना है, वो सब चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी गिटहब में। ये गिटहब जो है आपको रोज चलानी है, और रोज इसमें कोई ना कोई ये एक्सप्लोर में जाकर ट्रेंडिंग ये रोज देखनी है कि आप जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो कि आज इसमें क्या नई चीजें आई हैं, क्या लोगों ने कोड बनाया है, और उससे आपको जरूर आप एक महीना भी अगर रोज ट्रेंडिंग खोल के देख रहे हो और रोज आप ये पढ़ रहे हो ना कि ये क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, तो आपको खुद ही आप देखोगे एक महीने बाद कि मुझे कितनी नॉलेज मेरी इंक्रीज होगी, आपके दिमाग में आइडियाज क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहते हैं कि हमने स्टार्टअप करना है, तो स्टार्टअप के लिए हमें आइडियाज नहीं आते, स्टार्टअप तो करना है हमने, आइडियाज नहीं आते। तो आइडियाज आपको इसलिए नहीं आते क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आपको जैसे जैसे आप नॉलेज लेते जाओगे ना, ग्रैब करते जाओगे, तो नॉलेज से ही आइडिया बनेगा, कि आपको आप 10 चीजें सीख लोगे तो आपको समझ आएगा कि ये 10 चीजें तो मैंने सीखनी है, 10 चीजों में ये कमियां हैं, तो ये चीज मैं ऐसे पूरी कर सकता हूँ कभी, तो वो उसके लिए आप कोई अपना सोल्यूशन बना दोगे, वो स्टार्टअप बन जाता है। यही मेरा सबसे ज्यादा यही है कि आप पहले एल्गोरिथम्स डाटा डिस्कस करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसको रेफर करो, और इनके प्रोजेक्ट्स देखते रहो किस तरीके से कोडिंग करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, सब आपको आराम से समझ आता है। और आप ये मेंशन भी करोगे ना कि मुझे गिट आती है, तो वो भी आपको बहुत प्रॉफिट करेगा। गिट बच्चों को पता ही नहीं होता गिटहब क्या है, गिट क्या होती है, ये सारी चीजें इंडस्ट्री में यूज होती हैं, ये आपको बहुत है। तो अब कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो Yes, students, you can post your queries in the message window if you have any queries. And Harshit, what is the domain presently you are working in TCS? मैं सर आई एम वर्किंग एज अ मॉन्स टेक डेवलपर। Okay, great. Yes, students, you can post your queries. आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको सजेशन चाहिए, आप लिख दो। And how's the corporate environment there? कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब अच्छे हैं, मतलब जितने भी आप कोई भी कॉर्पोरेट जॉब के लिए आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ आपको बिल्कुल इजी मतलब काम नेचर होती है, बिल्कुल सब कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप बिल्कुल आराम से आप बीच में घुल मिल जाओगे अच्छे से, आपको अच्छा लगे। A lot of supportive environment is there, and nothing to worry about. All right.
So, Harshit, any memorable moments you may recall? What you spent in department and placement department in college? Anything you want to mention here? टाइमिंग्स मेरी 8 आवर्स अ डे है टाइमिंग्स। और वो 8 आवर्स जो है वो किसी भी टाइम, मतलब कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलर की टाइम मेरा कि मुझे इसी में ही टाइम फ्रेम में काम करना है। वो 8 आवर्स मेरे हैं, मैं कभी भी डिसाइड कर सकता हूँ। मैं चाहे सुबह 6 बजे उठ के कर दूं या बाद में कर दूं, मुझे बस वो, मतलब मेनली क्या है कि अब जब ऑफिस जाना होता था तो 8 आवर्स काउंट होते थे कि आपने जब कार्ड पंच इन करा और पंच आउट करा है कि आपने 8 आवर्स काम करा है और आपका काम जो आपको दिया गया वो आपने कंप्लीट। पर अब जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया तो अब वो पंच इन नहीं होता, तो बस वो इसी बेसिस पे काउंट होता है कि आपको जो काम दिया वो आपने कर दिया है। आप चाहे 8 आवर्स करो, चाहे आप 3 आवर्स 4 आवर्स में काम कर लो, वो आपके ऊपर है। तो वही ये यहाँ पर वो चीज़ हेल्प कर रही है कि जो आपने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे और एल्गोरिदम्स पढ़े होंगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जिस चीज़ को आपको ढूंढ के करना पड़ेगा तो फिर वो आपको टाइम लेगा। वो आपको वही जो चीज़ 2 घंटे या 3 घंटे में हो जाती है, अगर आपको पता होता तो वही आपको 2-3 घंटे उसमें ढूंढने में लगेंगे, फिर उसको समझने में लगेंगे, तो वो 8 आवर्स लेगी वो चीज़। तो इसलिए ही लाइक मैं यही। अर्जेंट असाइनमेंट आ जाए देन? अर्जेंट असाइनमेंट कैसे मतलब? वो अर्जेंट मतलब ऐसे कोई असाइनमेंट इशू, हाँ कोई आ जाती इशू है आ पर्टिकुलर जाए, करके इशू दो। इशू आ जाए कोई अगर प्रॉब्लम, तो वो तो ऐसे होता है कि ज़्यादातर तो क्या होता है कि जब इशू आ जाता है अगर कभी भी कोई एकदम से ऑन द स्पॉट, तो वो इशू कोई भी जब भी आता है ना तो वो इशू ज़्यादातर यही होता है कि हमने कोई कोड में चेंज करा होता है तभी आता है ज़्यादातर, कि कोई प्रॉब्लम गलती से किसी ने गलत कोड लिख दिया। या पहले तो ट्राई करते हैं उसको कि आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर कि वो हम रोल ओवर कर दें जो इशू आ रहा है, वो चीज़ को या तो हम मतलब अगर बंद कर सकते हैं उस चीज़ को तो बंद कर दें, स्टॉप कर दें मतलब उस पे, या फिर अगर स्टॉप नहीं कर सकते उस चीज़ को तो उसके प्रीवियस कोड पे रोल ओवर कर दें। कि मतलब जैसे हमने गिट गिट का बताया था, तो गिट में यही होता है कि प्रोडक्शन में वो कोड हमने जो लिखा हुआ है गिट का, वो कोड को हमने जो उससे पहले जो कोड लिखा था जो हमने उससे उस वो वाला सही चल रहा था, तो हम क्या क्या करते हैं मेनली कि उस पे हम रोल ओवर कर देते हैं तब तक कि अभी चीज़ को बंद नहीं कर सकते। तो वो उस चीज़ पे हमने रोल ओवर कर दिया, अब वो वर्क कर रही है प्रॉपरली, उतने टाइम में हम यहाँ पर उसको सॉल्व करके इशू को फिर दोबारा हम नया कोड पब्लिश। ओके, आपकी तरफ से क्लाइंट से कौन डील करता है? आई मीन अभी क्लाइंट को रात को प्रॉब्लम आ जाए 10 बजे, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, देन कौन डील करता है? यू हैव टू डील और योर प्रोजेक्ट हैज टू डील? नहीं वो तो ऐसे हमको ही डील करनी पड़ेगी, पर मेरा ऐसा कोई ऐसा पर्टिकुलर वो क्लाइंट वाला नहीं है इतना ज़्यादा। ओके, जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा मेन वर्क है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, तो मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करता हूँ। तो क्लाइंट का हमारा इतना ज़्यादा नहीं है। हमारे क्लाइंट का मेनली ये है कि क्योंकि हमने वहाँ पे रोल ओवर्स भी बनाए हुए हैं, वहाँ पे जॉब्स भी क्रिएटेड है कि ये प्रॉब्लम जो आए तो वो पर्टिकुलरली इस पे स्विच हो जाए। हमने मल्टीपल मतलब क्लाउड सर्वर्स बनाए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसमें स्विच हो जाए या कुछ हो जाए। बाकी वो अगर सपोर्ट के लिए वो दूसरे और भी लोग हैं, वो सब लोग सिर्फ सपोर्ट देते दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि मतलब ऐसी हैं। कितनी प्रोफाइल्स होती हैं कंपनी में कि लाइक हाँ हर जी बच्चे वो, को कोडिंग में नहीं मिलेगा मौका? हाँ जी वो कंपनी में होता है कि आप जैसे आप या तो डेवलपर हो सकते हो, ठीक है, पूरे फुल टाइम डेवलपर की मतलब आपने सिर्फ डेवलपमेंट ही करनी है। आपको जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होगी कि क्लाइंट कहेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर चाहिए चीज़ ऐसे होनी चाहिए कि मैं ऐसे पे क्लिक करूँ तो ये चीज़ खुलनी चाहिए, या ये फंक्शनैलिटी मुझे चाहिए अपनी वेबसाइट में या अपने ऐप में, मुझे ये चाहिए कि कैमरे से मैं फोटो खींचूँ, उसमें वो आइडेंटिफाई कर ले कितने फेसेस आ रहे हैं, या ऐसा ऐसा कोई भी उसमें फंक्शनैलिटी है, वो काम होगा डेवलपर का। तो ये पहली प्रोफाइल होगी कि आपकी डेवलपर की। अब ये मेन मतलब ये मैं कैटेगरी बता रहा हूँ डेवलपर, ये कैटेगरी डेवलपर में आप बहुत सारे डेवलपर हो सकते हो। आप फुल स्टैक डेवलपर हो सकते हो, आप बैक एंड डेवलपर हो सकते हो, आप फ्रंट एंड डेवलपर हो सकते हो, या फिर आप मशीन लर्निंग का कुछ काम कर सकते हो, आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई, कंप्यूटर विजन हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो सकते हो। अब ये तो सारी डेवलपर के अंडर कैटेगरी में आ गई प्रोफाइल। अब जरूरी नहीं है कि आपने अब कंप्यूटर साइंस करिए तो आप डेवलपर में ही जाओ, कईयों को आईटी में भी इंटरेस्ट होता है, तो वो आईटी वाले वो ये काम होगा कि सपोर्ट वाला काम होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे हमने डेवलपमेंट करी है कोई भी चीज़ की, तो वो डेवलपमेंट
में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ इशू आ गया, क्योंकि हम तो हमारा जैसे अब 8 आवर्स है सिर्फ कि हमारी चॉइस है कि हम कभी भी काम करें। सपोर्ट में क्या होता है कि वो वेबसाइट तो दिन रात चल रही है, और ज्यादातर जो क्लाइंट्स की वेबसाइट है वो सारी फॉरेन वेबसाइट्स हैं, तो वो क्या होता है कि 24 आवर्स में डिवाइड होते हैं, 2 या 3 लोग, वो उनका टाइमिंग होती है कि इस पर्टिकुलर टाइमिंग से इस पर्टिकुलर टाइमिंग तक वो इशू देखेगा, फिर बी देखेगा, फिर सी, ऐसे ABC 3 लोग हैं वो इशू देखेंगे टाइमिंग से। तो ये होगी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव सेकंड। अब ये सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में भी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं कि आप तो डेवलपर का है, जैसे कि फुल स्टैक का सपोर्ट दे रहे हैं, बैकएंड का सपोर्ट दे रहे हैं, डेटाबेस का, या कोई आपकी नेटवर्क सपोर्ट दे रहे हैं, नेटवर्क इंजीनियर भी हो सकता है, या आपकी नेटवर्क के आपने कोई जैसे सिस्को CCNA वगैरह करते हैं, सब सर्टिफाइड होते हैं, तो आप नेटवर्क इंजीनियर भी होते हैं। तो नेटवर्क के लिए आपका काम करना है कि नेटवर्क बिल्ड करना है आपने, या आपने देखना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, कोई इनसे राउटर्स वर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया है, या कोई लूप बन रही है, वो नेटवर्क इंजीनियर का काम है, ये प्रोफाइल होती है। और बाकी और होता है कि आप मार्केटिंग वगैरह में हो सकते हो, कि आप जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, वो प्रोफाइल होती है। वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का कि आपने फेसबुक, लिंक्डइन ज़्यादा से ज़्यादा रीच लेकर आनी है, कोई प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा ज़्यादा फेमस कैसे करना है, वो हो सकती है। या फिर और उसके अलावा आप जो है मैनेजिंग काम हो सकता है, मैनेजमेंट करनी है आपने कंपनी में आपने मैनेजमेंट करनी है कि ये पर्टिकुलरली एक एम्प्लॉय जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉय जो है कैसे वर्क कर रहा है, उनका क्या कितनी तरीके से हो रहा है। और एक प्रोफाइल होती है कि आपको एक पूरी मतलब लिस्ट बनानी है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे कोड में, क्या पूरे चेंजेस का एक पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। ऐसे मतलब मेनली आप कहो तो जो कई सारी प्रोफाइल्स हो सकती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट प्रोफाइल इज। हाँ जी, MNC में तो मतलब आप कोई भी काम जो आप सोच सकते हो कि काम है, तो वो उस हर काम की एक नई प्रोफाइल है। स्टार्टअप में आपको हो सकता है कि स्टार्टअप में आपको ये हो सकता है कि आपको एक ही मतलब आपकी प्रोफाइल चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपर की हो, पर आपको सपोर्ट भी कर रहे हो आप, और आप वहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट भी कर रहे हो। मैं जब स्टार्टअप में था गुड़गांव में, तो मेरी प्रोफाइल तो एज एन इंजीनियर ही थी, पर मैं मतलब मेरी प्रोफाइल थी वेब डेवलपर। तो पर मैं वहाँ पे वेब डेवलपमेंट भी करता था, मैं वहाँ पे नेटवर्क ऑटोमेशन भी करता था, मैं वहाँ पर मोबाइल डेवलपमेंट भी करता था, मैं वहाँ पे नेटवर्क के चार्ट्स भी बनाता था। तो वो मैंने कितने ही काम करे, पर वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप का वही एक्सपीरियंस है जो मुझे आज 8 घंटे पूरे काम नहीं करना पड़ता। Yeah, you have to be flexible and adaptable to the company environment. Yeah. वो आप अगर वहाँ पर मैंने 12-12 घंटे भी काम करा वहाँ पर अब आप देखो कि अब मैं तो 2-3 घंटे 4 घंटे कई बार काम करता हूँ, मेरा काम इतनी जल्दी हो जाता है। वो चीज आपको हेल्प करेगी, आप एक बार ही आपकी मेहनत लगेगी, उसके बाद तो आपको वो आसान है। That is the advantage you get if you work dedicatedly in your initial years. That is the advantage. यही है, आप ज्यादा इस पे मतलब ध्यान दो आप बाद में तो आपको पूरी आपकी लाइफ पड़ी है, आप जो मर्जी करो। ये 2-3 साल हैं बस, ये इसमें आप अच्छे से कर लो। Yeah, definitely. हर्षित, So anything बच्चों की तरफ से कि फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर इज इट मशीन लैंग्वेज नेसेसरी? क्या चीज कह रहे हैं? फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मशीन लैंग्वेज इज नेसेसरी? I mean assembly language programming or binary language is necessary for software development? Yes, नहीं, okay. नहीं, वो आपके डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की करनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और मशीन लैंग्वेज तो आपको बाइनरी ऐसी कोई आने की जरूरत नहीं है, वो तो आपने अगर कोई मान लो आप कोई IoT पे काम कर रहे हो, IoT डिवाइस पे, तो वहाँ पे आपने मशीन लर्निंग लगानी है, या वहाँ पर आपने कुछ डेवलपमेंट करनी है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए वहाँ। अगर आप जैसे वेब में काम कर रहे हो तो आपको मशीन लैंग्वेज कुछ नहीं है, वो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर देगा। वो मतलब कोई भी ऐसे पर्टिकुलर नेसेसरी नहीं है आपकी लैंग्वेज या कुछ भी, जो आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वाली मैं कर लूंगा तो ये मैं सारा कर सकता हूँ। आप भाई कई बार आपको ऐसा होगा कि आप सोचोगे कि मैं बस ये वेब में मैं HTML CSS कर लूंगा, और मैं ये पीछे से मैंने गोलैंग या मैंने Node.js कर ली, मुझे आ गया,
तो आप जब काम करने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि HTML CSS तो यूज होती है, उसके ऊपर आजकल फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, React.js आ गई है, Angular आ गया है, Vue आ गया है। तो वो अब आपको फ्रेमवर्क्स भी याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे सारे फ्रेमवर्क कैसे वर्क करते हैं। तो मतलब ये है कि आप हमेशा रेडी रहो कि कुछ ना कुछ आपको नया मिल सकता है, और आप रेडी रहो कि कैसे उसको करना है। पर बेसिक जो मेन बेस होगी वो सब यही होगा कि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। आपके जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपको समझ आना चाहिए वो सारी चीज। आप उसमें ज्यादा क्वेश्चनिंग करो, वो चीजें आपको बेस होंगी जो वही आपको हेल्प करेंगी आपको यहाँ आगे आपकी जॉब में। डाटा स्ट्रक्चर्स ने हेल्प करनी है, आपकी बेस जो होगी, आपकी OS की नॉलेज, आपकी नेटवर्किंग की नॉलेज जो है वो पर्टिकुलरली आप जिस डोमेन में जा रहे हो, तो आपको नॉलेज इसलिए तभी कॉलेज में हमको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं नॉलेज वो काम आती जरूर है। आपको पहले लगेगा कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, मेरे तो किसी काम की नहीं, मैंने तो नेटवर्किंग करनी ही नहीं है। अब मैंने नेटवर्किंग करनी नहीं थी, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, पर वहाँ पे नेटवर्किंग का ऑटोमेशन मैंने करी है ना। और मतलब मैं वहाँ पे क्या मेरा काम ये होता था कि जो CCNA वाले जो एक्सपर्ट्स होते थे वो मुझे नेटवर्किंग का मतलब मुझे अब नेटवर्किंग तो आती नहीं, वो मुझे नेटवर्किंग का पूरा एक ऐसे चार्ट समझाते थे कि ये ऐसे ऐसे वर्क करनी चाहिए चीज। और मैं क्या करता था, अब वो कोई भी जो नया बंदा है जो ये प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसको तो समझ आएगी नहीं कि मैं कैसे सेटिंग करूँ नेटवर्किंग। तो मैं क्या करता था, जो जो प्रोसेसेस के स्टेप्स जो लेने चाहिए मैं उसको ऑटोमेट कर देता। तो मुझे नेटवर्किंग समझ आएगी तो मैं तभी उसको ऑटोमेट कर पाऊंगा। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है कि आप कोई मान लो आप OS माइक्रोसॉफ्ट में लग गए, आप डॉटनेट आती है आपको, माइक्रोसॉफ्ट में लग गए, तो वहां पर जाके आपने किसी OS पे आप काम कर रहे हो, कोई आप फीचर बना रहे हो, तो आपको OS की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अब आप मान लो लिनक्स पे काम कर रहे हो तो आपको लिनक्स आनी चाहिए। तो वही चीज है कि आप जिस चीज पे काम कर रहे हो उस चीज के साथ वाली जितनी भी चीजें हैं वो आपको कैसे पता लगेंगी, जो मैंने बताया गिटहब पे आप वही जैसे आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो तो आप उस पे वो ऑसम लिस्ट जरूर चेक करो कि वो क्या क्या है उसमें अवेलेबल चीजें, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। वो सारी चीजें आप पढ़ते जाओगे, आपके दिमाग में खुद ही आता जाएगा कि मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ, मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ। आप कल को आप सजेस्ट कर सकते हो, आप एज ए फ्रेशर हो, लेकिन कई बार आप कंपनी में जाओगे ना तो आप कई बार आप कहोगे कि ये वाला ये वाला वो है कि ऐसे हम इसमें ये वाली प्रॉब्लम को, ये वाली चीज जावास्क्रिप्ट में होती है, हम सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत टाइम होता है, मैं भी ऐसे ही जब था इंटर्नशिप्स में तो वहां पर मैं ऐसे सजेस्ट करता था उनको। मैंने सजेस्ट करा था, वो उन्होंने ऐप बनाना था एंड्रॉइड का, तो उस टाइम पे मैंने उनको सजेस्ट करा था कि आप फ्लटर ऐसे नई लैंग्वेज आई है, तो वो नई लैंग्वेज आई है तो वो बना दो। तो वो उन्होंने फिर वो कहा कि ठीक है हम एक बार देखते हैं, उनको सही लगी। तो अभी भी आप देखोगे उनका ऐप वो उसी में चल रहा है, फ्लटर में। तो मतलब बेसिकली आपने जिस चीज में काम करना है उस चीज के साथ वाली चीजें ही हैं जो आपने ध्यान देनी है। बाकी अपने कॉलेज के सब्जेक्ट्स तो आपने पढ़ने ही चाहिए, वो तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प होएगी होएगी। और कोई क्वेश्चन? All, Arshad, yes, guys, students, any questions you want to ask? कोई भी क्वेश्चन हो आपका जॉब के रिलेटेड, किसी के रिलेटेड, किस तरीके से काम होता है क्या? So students, you can get in contact with him. He will be sharing his LinkedIn reference. So any guidance, any advices you may need to have, you can have it from Harshit by having in contact with him on his LinkedIn profile, right, Harshit? Yes, sir. Yes, Yeah. yes. So yeah, sure. So thank you, Harshit, for such useful insights, right from DS and algos to the
competitive programming, and till managing the project versions. So these have been very really insights, and I'm sure the students will be getting benefited from all these insights, and plus they will be also implementing all these things during their learning phases. And as Harshit rightly advised students to please actively participate in all the upcoming events, all your placement events, all like this TCS NQT event is there. So you need to, I mean, irrespective of your semester, you need to actively participate in this so that you can get exposed to these all these processes. Fine. Ankit sir, anything else? नहीं हर्षित, मतलब बहुत ही अच्छा हमारे पास इंप्रेशन है कि आप हमारे स्टूडेंट हो, टीसीएस में हो। मैं बस यही जानना चाहता हूँ आपसे एक लास्ट चीज कि आप अपने डिपार्टमेंट को क्या रेट करते हो? लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ योर डिपार्टमेंट इन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल इन योर ग्रोथ? डिपार्टमेंट में मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब इंटर्नशिप तो मुझे पहली इंटर्नशिप मेरे कॉलेज से ही मिली थी, तो सबसे ज्यादा रोल तो कॉलेज का ही है। पहले मैंने इंटर्नशिप मेरी कॉलेज से मिली थी, वहीं से मैंने जो भी स्टार्ट करा, सीखा जो भी था, तभी मैं टीसीएस में जा पाया। तो इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। एक्चुअली ना योर वर्ड्स मींस अ लॉट। हमारे स्टूडेंट्स कई बार सोचते हैं क्या डिपार्टमेंट वाले रोज हमें गेस्ट लेक्चर्स करवाते रहते हैं, रोज कभी कोई ट्रेनिंग करवाए थे, तो ये चीज बहुत मतलब वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट हर बच्चा कर पाए। मतलब 60 बच्चे सिर्फ ने ये अटेंड की है ये टॉक। अगर ज्यादा बच्चे होते तो हम शायद ज्यादा से शेयर कर पाते आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, एनीवे हमने रिकॉर्ड किया आपका इवेंट और हम जरूर शेयर करेंगे। We still remember you, Harshit, as our cherished student of the whole college department, training and placement department. We all remember you, and whenever you happen to come to this side, do try to visit us. Thank you once again, Harshit. Thank you. Thanks for coming. Thank you. And students, the session does not end here. There will be more eminent alumni that will be coming in the coming days and in the coming years. Many of you will be on the other side of the talk. Thank you. Thank you so much for joining this session. Thank you, Harshit. Thank you so much. Thank you, everyone.